साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछी जाती है। तो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट खास तौर पर संधि को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा और रिवीजन। संधि मांगता है रिवीजन। जैसे मैथ में हम सवालों का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही अगर हम संधि की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो हमें संधि तैयार हो जाएगी। और संधि में हमें कुछ सूत्र, कुछ जो नियम है, उनको भी ध्यान में रखकर चलना होता है। तो संधि को बहुत अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट चीजों को, और रिवीजन और प्रैक्टिस आपको संधि में करना पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अन्यथा ना लें, अच्छे से पढ़ें। संधि की अगर हम बात करें, अगर हम वैसे समझा दें आपको ये चीज कि ये हिंदी व्याकरण का आपका पहला वीडियो है। संधि आपका पहला टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, और उसको हम कवर करेंगे। इसके बाद हिंदी व्याकरण के दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हम नई क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो संधि शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि संधि होती क्या है, संधि की परिभाषा पूछी जाती है। एक परिभाषा जो हम शुरुआत से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही सरल परिभाषा, कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और कुछ इस प्रकार की परिभाषाएं भी हमें मिल जाती हैं पढ़ने को। जैसे जैसे हमारी क्लास का लेवल अप होता है, तो हम उन परिभाषाओं से बहुत ज्यादा डरते हैं, जबकि हमें डरना नहीं चाहिए। जो अभी तक हम पढ़ के आ रहे थे वो गलत नहीं है, वो भी सही है, और उससे ही थोड़ा सा लेवल अप करके ये जो नई डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है, चलिए इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। पहले तो ये सरल डेफिनेशन कि दो वर्णों के परस्पर मेल को या मेल मिलाप को या जोड़ को हम क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ये तो हो गई हमारी बिल्कुल सरल सी परिभाषा, और बचपन से इसको हम रटते आए हैं, पढ़ते आए हैं। अब चलिए चलते हैं वह परिभाषा जो अब हमें अपनी किताबों में या हमारे जो टीचर होते हैं विद्यालय में, कोचिंग वगैरह में, वो हमें जो पढ़ाते हैं वो हमें लिखवा देते हैं। ज्यादातर अच्छे से समझाया नहीं जाता, लेकिन ये परिभाषा भी बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। समझिए बात को। यहां पर था दो वर्णों के, वर्ण यानी कि वर्ण को ही हम कहते हैं अक्षर। वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, जानते हैं हम। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के, अब यहां पर इन्होंने वर्णों का मेल नहीं बताया। इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उनके मिलने से, शब्द यानी एक शब्द इस तरफ रहेगा और दूसरा शब्द हमारा दूसरी तरफ रहेगा। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। तो दोनों ही सार्थक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन या जो विकार, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। अभी तक पढ़ रहे थे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये छोटी कक्षा की परिभाषा हो गई, सीधी सी परिभाषा हो गई, बच्चों को केवल समझाने बस के लिए कि दो वर्णों का मेल होगा, संधि हो जाएगा। लेकिन अब बड़ी कक्षा में आए तब इन्होंने और अच्छे से हमको ये बताया कि देखो भाई, मेल तो होगा, वर्णों से मिलकर ही शब्द बनता है। कोई भी शब्द है, जैसे मान लीजिए ये अक्षर ही लिखा हुआ है, तो अक्षर में तीन वर्ण है, आ वर्ण है, क्षा वर्ण है और रा वर्ण है। तीन वर्णों के मेल से बना, वर्णों के प्रयोग से बना शब्द। अब जो परिभाषा है, यहां पर इन्होंने वर्ण ना देकर इन्होंने कह दिया शब्द, यानी इन्होंने कहा शब्दों के सार्थक मेल से, और शब्द तो वर्ण से ही मिला है, तो जो मेल तो होगा वो पहले ही शब्द के अंतिम वर्ण का होगा और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण का ही तो मेल होगा। पहले शब्द की जो पूंछ है उसका मेल दूसरे शब्द की शुरुआत से होगा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण से होगा, तभी संधि होगी। तो बस कहने का तरीका बदल दिया, उन्होंने कह दिया कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से जो ही विकार परिवर्तन, विकार कह दें या परिवर्तन कह दें, जो भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो परिभाषा समझ में आ गई, परिभाषा बिल्कुल सरल है। तो यहां पर परिभाषा का जो आशय है वो यह है कि जो शब्द हो वो सार्थक ही होने चाहिए, यानी कि जो जो ये लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से, यानी जो शब्द हैं वो सार्थक होने चाहिए। जो मेल होगा वो वर्णों का होगा, लेकिन शब्दों का सार्थक होना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है संधि के अंतर्गत। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए जानते हैं संधि के प्रकार कौन कौन से हैं।
तो संधि के 3 प्रकार हमें पढ़ने हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए संधि के प्रकार हैं, संधि के 3 प्रकार हैं, याद रखिएगा। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हमें जो सिलेबस है हमारा, उसके अंतर्गत हमें सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि ही पढ़नी है। और स्वर संधि के अंतर्गत ही आते हैं आपके 5 प्रकार की संधियां: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की जो संधियां हैं वह स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम व्यंजन और विसर्ग की लेंगे। पेपर में क्या होता है, कई बार व्यंजन और विसर्ग का उदाहरण इसलिए रख दिया जाता है कि वह आपका दिमाग ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपने स्वर संधि को अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि वहां पर आपको क्या करेंगे, मान लीजिए किसी ही प्रकार का एक व्यंजन संधि का उदाहरण आपके पेपर में रख दिया, वो पूछेंगे यह किस संधि का उदाहरण है। एक विकल्प होगा दीर्घ संधि, दूसरा होगा वृद्धि संधि, तीसरा होगा यण संधि और जो चौथा विकल्प होगा या तो वो व्यंजन पूछ रहा होगा या विसर्ग, वो चौथे में रख देंगे। तो अब यदि कोई बच्चे ने पढ़ा है तो वह ये अंदाज तो लगा लेगा कि ये दीर्घ का नहीं है, ये गुण का नहीं है, वृद्धि का नहीं है, यण का नहीं है, अयादि का नहीं है। तो 3 विकल्प उसके ऐसे कैंसिल हो जाएंगे और जो चौथा है व्यंजन या विसर्ग, उसमें से आंसर हो जाएगा। तो वो आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है। हमें लगता है कई बार कि अरे आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा। उन्होंने आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत के प्रकारों में नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ये जानने को देखा कि क्या आपको स्वर संधि के सभी प्रकार अच्छे से तैयार हैं या नहीं। तो हम थोड़ी सी जानकारी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की भी ले लेंगे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमें पढ़ना है स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले 5 भेदों को हम अच्छे से कवर करेंगे। थोड़ा बहुत चर्चा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर भी हम करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था 2 सार्थक शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। मान लीजिए यहां पर मैं एक शब्द लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द मैंने लिखा यहां पर विद्या और दूसरा शब्द मैंने लिखा यहां पर आलय, ठीक है। पहला शब्द है विद्या और दूसरा शब्द है आलय। तो क्या आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों शब्द, चाहे हम विद्या की बात करें चाहे हम आलय की बात करें, दोनों ही सार्थक हैं। दोनों अपने अपने रूप में पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं। विद्या का अर्थ है ज्ञान से और आलय का अर्थ है किसी स्थान से, यानी वह ऐसा स्थान जहां पर विद्या प्राप्त होती है उसको हम विद्याधन आलय। अब इसके विकार से जो शब्द बनेगा वह बनेगा विद्यालय, शब्द बनेगा विद्यालय। तो ऐसा स्थान जहां पर विद्या प्रदान की जाती हो या विद्या का स्थान विद्यालय कहलाता है, ज्ञान का स्थान या विद्या का स्थान विद्यालय। तो दोनों ही सार्थक शब्द थे, विद्या भी सार्थक था और आलय भी सार्थक था। लेकिन जो मेल हुआ है वह वर्णों का हुआ है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण से मेल हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो परिभाषा थी उसमें इसीलिए कहा गया था 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का जब मेल होगा तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको संधि कहते हैं। तो मेल तो वर्ण का हुआ लेकिन शब्दों के वर्ण का हुआ, सार्थक शब्दों के वर्ण का हुआ मेल। अब हम जब स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि में याद रखिएगा, स्वर संधि में 2 स्वरों के पास आने पर, स्वर संधि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो देखिए 2 स्वरों के पास पास आने पर जो संधि होती है, देखिए जब भी स्वर संधि होगी तो स्वर संधि का नियम है कि स्वर वर्ण का स्वर्ण वर्ण से ही मेल होगा। शब्द तो होंगे, सार्थक शब्द होंगे, लेकिन पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो कोई स्वर होगा और दूसरे शब्द का प्रारंभिक जो वर्ण होगा वो भी एक स्वर ही होगा। तो स्वर संधि में कंडीशन होती है कि स्वर का ही स्वर से जब मेल होता है तो हमेशा स्वर संधि होती है। ये बात ध्यान रखेंगे हम। अगर हमने कहीं यहां पर किसी भी जगह एक जगह अगर व्यंजन आ गया धोखे से तो फिर वो स्वर संधि नहीं रहेगी, यानी स्वर का जब स्वर से मेल होगा तभी हमारी स्वर संधि बनेगी, तो वह स्वर संधि होती है। यानी कि जब 2 स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है, 2 स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है वह हमारी स्वर संधि होती है। इसमें पहला और दूसरा
दोनों वर्ण स्वर होते हैं। पहला और दूसरा मतलब पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक। स्वर से स्वर के मेल इन उदाहरणों द्वारा द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य मतलब दर्शाए गए। आप समझिए, जैसे यहां पर दो शब्द लिखे हुए हैं, राम धन ईश्वर। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने राम और ईश्वर लिया, राम धन ईश्वर, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात को समझेंगे। अगर आप शिद्दत के साथ क्लास को लेंगे, समझते हुए क्लास को लेंगे, गारंटी है कि संधि आपको तैयार हो जाएगी। राम धन ईश्वर लिया, तो जब भी किसी भी वर्ण में हलंत ना लगा हो, हलंत जानते हैं, यदि मैं यहां पर मां में एक ऐसा डैश लगा दूं तो ये हो जाता है हलंत, और हलंत का अर्थ होता है किसी वर्ण का आधा होना। किसी भी शब्द में अगर अंत में शब्द के नीचे हलंत लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि वह वर्ण आधा है। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, मैं लिख दूं यहां पर सत्य। देखिए, अगर मैं यहां पर सत्य लिख दूं तो क्योंकि यहां पर ये अंत में नहीं है, किसी भी शब्द के अंत में नहीं है, ये जो ता लिखा हुआ है ये अंत में नहीं है, तो इसको हम आधे रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब कोई शब्द अंत में आ जाता है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं जन और यहां पर हलंत लगा दूं, तो इसका मतलब हो गया ना आधा है, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे तो लिख नहीं सकता, ये पूरा शब्द तो लगेगा नहीं ना, ये पूरा शब्द नहीं लगेगा। इसलिए किसी भी शब्द को पूरे रूप में लिखकर अगर उस पर लास्ट में हलंत लगा दिया जाता है वर्ण पर, तो वह वर्ण आधा हो जाता है। अब ये जो राम और ईश्वर है, अब इनके मेल से देखिए, समझिए, अगर यहां पर हलंत होता तो ये आधा होता, यानी कि किसी भी वर्ण का हलंत दिखाना कहलाता है कि उसके साथ व्यंजन है, यानी वह शब्द व्यंजन है। अगर यहां पर पूरा मां लिखा हुआ है, इसका मतलब है, इस मां के लिखे होने का पूरा मतलब है कि आधे मां यानी हलंत वाले मां के साथ छोटे आ की मात्रा का होना। यदि यहां पर बड़ा मां लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हलंत वाले मां के साथ बड़े आ की मात्रा होना। आप अगर वर्णों को तोड़ना सीख गए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ मां लिखा है बिना हलंत के, तो उसका मतलब है मां व्यंजन के साथ आ स्वर का मेल है, यानी आ की मात्रा चढ़ी है। ये जो बड़ा मां लिखा है, इसका मतलब है मां हलंत के साथ बड़े आ की मात्रा है। जैसे ही यहां पर अगर छोटी ई की मात्रा चढ़ी होती तो इसका मतलब था कि मां हलंत के साथ छोटी ई की मात्रा है। तो ऐसे ही ये जो राम लिखा हुआ है, इस पर तो हमारे कोई भी हलंत नहीं है, यानी कि जो मां अक्षर है अंत में, वह अपना पूरे रूप के साथ है। पूर्ण रूप का मतलब है उसके साथ छोटे आ की मात्रा भी मौजूद है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा, बड़ा रा धन हलंत वाला मां धन आ, यानी छोटे आ की मात्रा के साथ। ये इस प्रकार से टूटकर आ जाएगा पूरा का पूरा हमारा। और ईश्वर में देखिए आप, ईश्वर में बड़ी ई शुरुआत में है और बाद में लिखा हुआ है स्वर। ठीक है, तो अब संधि कहां से होगी? संधि यहां पर होगी। स्वर की संधि स्वर से होगी, स्वर वर्ण का मेल स्वर से होगा। छोटा आ भी स्वर है और बड़ी ई भी स्वर है, तो इनके साथ होने वाली संधि स्वर संधि कहलाएगी। जैसे यहां देखिए राम धन ईश्वर, और इसके साथ जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा रामेश्वर। अब ये कैसे बना, ये हम अभी जब स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके जो भेद पढ़ेंगे उसके अंतर्गत समझ लेंगे। शब्द बनेगा रामेश्वर। यही इन्होंने यहां पर उदाहरण में भी बताया है। तो देखिए यही कहा है कि राम का जब ईश्वर के साथ मेल होगा तो मां हलंत में रह जाएगा, मां से छोटे आ की मात्रा निकल आएगी, और ईश्वर में जो शुरुआत में बड़ी ई है उसका मेल होगा, यानी इस छोटे आ का मेल इस बड़ी ई से होगा, स्वर का मेल स्वर से होगा, तो ये रामेश्वर बन जाएगा। ऐसे ही राम धन अवतार, इसमें भी मां हलंत के रूप में रह जाएगा, छोटे आ की मात्रा बाहर निकल आएगी, और दूसरे जो शब्द का प्रारंभिक वर्ण है वह भी छोटा आ है, इनके मेल से राम अवतार बन जाएगा। अब इनमें कौन सी संधि है? दीर्घ है या गुण है या वृद्धि है, यण है, अयादि है? स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी संधि है, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आपको हलंत का मतलब समझ में आ गया कि जब कोई शब्द लिखा है और उस शब्द के अंत में कोई भी वर्ण आधा है तो हलंत लगाकर हम उसको दर्शाते हैं।
अगर कहीं बीच में शब्द आधा लिखा है तो वो शब्द के साथ एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं। मैंने अभी आपको बता दिए कि स्वर संधि के 5 भेद हमें अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ने हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। सभी की ट्रिक हम आपको बताएंगे, सभी की परिभाषाएं बताएंगे, सभी के एग्जाम्पल बताएंगे, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएंगे। स्वर संधि में दीर्घ संधि के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, कैसे नियम आएंगे, इसके अलावा गुण संधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा, यण के अंतर्गत, वृद्धि के अंतर्गत, अयादी के अंतर्गत, सब पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक मैं बता देता हूं आपको कि हमें कैसे याद रखना है, कहां पर दीर्घ संधि है, कहां पर गुण है, कहां पर वृद्धि है, कहां पर यण है, कहां पर अयादी है। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वह हमारी दीर्घ संधि के अंतर्गत है। दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे कि कहां पर दीर्घ संधि है? तो देखिए, जब किसी जुड़वा का मेल किसी अन्य जुड़वा के साथ होता है तो वहां पर दीर्घ वर्ण बन जाता है और दीर्घ संधि हो जाती है। अब आप कहेंगे जुड़वा कैसे, तो ये हम दीर्घ संधि के अंतर्गत जब पढ़ाएंगे तो आपको तुरंत याद दिला देंगे। जुड़वा का मेल जुड़वा से होगा तो दीर्घ संधि। कहीं किसी शब्द में अगर हमें एक मात्रा देखने को मिल रही है तो लगभग पूरे चांस है कि गुण संधि। तो ट्रिक में तो यही होता है ना, ट्रिक तो हमें ऐसी चीज बताती है जिससे हमारा रास्ता आसान हो जाए। तो रास्ता आसान हो जाएगा, अगर कहीं एक मात्रा मिलेगी तो गुण संधि होगी, कहीं पर भी अगर 2 मात्राएं मिलती हैं तो वृद्धि संधि होगी, ये वृद्धि संधि की ट्रिक है। और कहीं पर भी अगर हमें शब्द में आधे अक्षर के बाद या, वा और रा मिल जाता है तो वहां पर यण संधि होगी, ये यण संधि की ट्रिक है। और यदि हमें कहीं पर भी किसी भी शब्द में आए, आए, आओ या आओ इनका अर्थ मिलता है, इनका सेंस देखने को मिलता है, किसी भी शब्द को बोलने में आए, आए, आओ, आओ का हमें एक रूप देखने को मिलता है तो वहां पर अयादी संधि होती है। यानी हम कोई भी शब्द अगर पढ़ते हैं, जैसे हम शब्द पढ़ते हैं नयन, 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 इसको पढ़ के देखिएगा, बीच में आपको अय का अर्थ आएगा, न अय अन, नयन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जान जाते हैं कि यहां पर अयादी संधि। तो ये रही ट्रिक, इनको आप अच्छे से नोट कर लें और इनके आधार पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें, जिससे आप जल्दी से जल्दी पहचान सकें कि इस शब्द में या इस संधि के रूप में कौन सी संधि है। चलिए अब हम स्वर संधि पर बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हिंदी जो वर्णमाला होती है उसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर हैं जिन पर हमें ध्यान देकर चलना है, स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं, इन पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। और हमारे सिलेबस में कौन कौन से स्वर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, किन से संधियां बनेंगी, वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए एक नजर उन पर डाल लेते हैं। तो हमारे सिलेबस में हमें ध्यान देना है, स्वर के अंतर्गत एक है ह्रस्व स्वर और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसमें ध्यान दीजिए, ह्रस्व मतलब हो जाता है एक प्रकार से छोटा और दीर्घ मतलब हो जाता है बड़ा। एक और स्वर होते हैं हिंदी में जिनको प्लुत कहते हैं, लेकिन हमें प्लुत स्वर से कोई लेना देना हमें नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस से इसका कोई यूज नहीं होगा। संधियां जो पढ़ने वाले हैं उसमें प्लुत स्वर का कोई काम नहीं आएगा, तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हम ध्यान देंगे जो ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है। तो अगर हम ह्रस्व की बात करें तो 4 हमें पढ़ने हैं। पढ़ने क्या, हमें ध्यान रखना है, इनसे ही संधियां होंगी। और जब हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इनका ही काम हमें सबसे ज्यादा होने वाला है, इनका ही यूज सबसे ज्यादा हम करने वाले हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर है यानी छोटे स्वर है। अब इनमें देखिए, जो दीर्घ स्वर है उसके अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। अब बड़ी री और छोटी री में फर्क क्या है, देखिए ये मैंने लिखा कुछ इस प्रकार से, मैंने लिखा तो ये हमारी हो गई छोटी री, और इसी में मैं एक बार और अगर बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगी बड़ी री। ये देखिए यहां पर सिर्फ एक बार इस प्रकार से है और यहां पर 2 बार है, तो ये फर्क है छोटी री और बड़ी री का, ध्यान रहेगा, भूलेगा तो नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे ए, आए, ओ और आओ। तो ये तो सरल है, छोटे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री। ये बड़े हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। अब आप कहेंगे सर इसको रस्म में नहीं रखा,
इसको दीर्घ में रखा, चलिए ठीक है, इसको भी रस्म में नहीं रखा, नहीं, ए आय ओ औ चारों दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखें। चलिए ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, कौन से रस्म है, कौन से दीर्घ हैं, छोटे कौन है और बड़े कौन है। अब देखिए सजातीय स्वर भी होते हैं, अगर हम कहें सजातीय कहें या फिर हम कहें सवर्णी, एक जैसे वर्ण की, हम कहें सवर्णी, हम कहें कि सवर्णी कौन से, यानी एक जैसे वर्ण, तो देखिए छोटा आ और बड़ा आ ये दोनों एक दूसरे के सवर्णी होते हैं, छोटा आ और बड़ा आ। अब ह्रस्व और दीर्घ भूल जाइए, ह्रस्व और दीर्घ में हमने बांट दिया, अब सवर्णी कौन कौन से हैं, एक दूसरे के सवर्णी वर्ण कौन से हैं, छोटा आ और बड़ा आ एक दूसरे के सवर्णी हैं, छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों भी एक दूसरे के सवर्णी हैं, ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों भी एक दूसरे के सवर्णी हैं, और छोटी री और बड़ी री ये दोनों भी एक दूसरे के सवर्णी हैं। तो ये चार जो ग्रुप हैं इनको याद रखिएगा, ये सवर्णी, लेकिन जो ए आय ओ औ बचे हैं ये संयुक्त कहलाते हैं, ये सवर्णी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सवर्णी नहीं है, ये संयुक्त हैं, ये बने हैं छोटे आ और छोटी ई को मिलाने से, छोटे आ और छोटी ई को मिलाने से ए बना है, इसी प्रकार से अय का निर्माण हुआ है, और छोटे आ और उ को मिलाने से, छोटे आ और उ को मिलाने से ओ बना है, और इसी प्रकार से अ का निर्माण हुआ है। तो ये संयुक्त हैं, ये सवर्णी नहीं है, इनका निर्माण हुआ है, ठीक है ना, ये जो बाद के हैं ए आय ओ औ इनका निर्माण हुआ है पुराने वाले जो पहले के स्वर हैं उनसे, तो ध्यान रखिएगा इनको, सवर्णी का आपको काम आने वाला है इसलिए मैंने सवर्णी आपको बता दी, ह्रस्व और दीर्घ का भी आपको काम आने वाला है इसलिए मैंने बता दी, संयुक्त का ऐसा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलने वाला। चलिए हम बात करते हैं मात्राओं की, तो जहां पर भी छोटा आ, यहां पर छोटा आ का मतलब कोई मात्रा नहीं चढ़ती है इसलिए नहीं लिखा है, नहीं तो हम ये मानते हैं कि कोई भी अगर शब्द है वो पूर्ण रूप में है, बिना हलंत के है, तो उस पर छोटे आ की मात्रा है। अब मैं आपसे कहूं कि इन सभी शब्दों पर कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे कि इन सभी पर छोटे आ की मात्रा है। अगर मैं कह दूं अब कौन सी मात्रा है, तो कोई मात्रा नहीं है, ये व्यंजन हो गया। अब इस पर कौन सी मात्रा है, ये व्यंजन हो गया, ये भी व्यंजन हो गया और ये भी व्यंजन हो गया, यानी जहां पर भी किसी शब्द में हम हलंत लगा दें वो शब्द आधा हो गया, व्यंजन हो गया। व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता के नहीं लिखे जा सकते, जब हम व्यंजनों में स्वर का यानी कोई ना कोई मात्रा चढ़ा दें, कम से कम छोटे आ की मात्रा तो जरूरी है। जैसे यहां पर मां लिखा हुआ है, हलंत लगा रहेगा, ये व्यंजन के रूप में है, व्यंजन को हम सही बनाने के लिए यानी शब्द के रूप में प्रयोग करने के लिए हमें उसको स्वर की सहायता ही लेनी पड़ती है, तब जाकर वो अपने रूप में आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अगर हम मात्रा की बात करें तो बड़े आ की मात्रा होती है, शब्द के पीछे एक डंडा लगाते हैं, जानते हैं। छोटी ई की मात्रा होती है, एक डंडा एक मात्रा पीछे से, और बड़ी ई की मात्रा होती है एक डंडा एक मात्रा आगे तरफ से, और छोटे ऊ की हम जानते हैं ये रही। बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, किस प्रकार से, ये नीचे है, शब्द के नीचे, जैसे का लिखा तो उसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, और छोटे ऊ की अगर मात्रा लगाएंगे का पर तो इस प्रकार से लगेगी। अब हम बात करते हैं री की, तो री लगती है कुछ इस प्रकार से, कैसे कि जैसे हम पा पर अगर हम री की मात्रा लगानी तो ये नीचे लगेगी इस प्रकार से, जैसे पृथ्वी लिखा जाता है ना, पृथ्वी, तो री की मात्रा कुछ इसी प्रकार से लगती, ठीक है। ये री की मात्रा हो गई। ए एड़ी की एक मात्रा, आय ऐनक की दो मात्रा, ये भी हम जानते हैं। ओ ओखली की एक डंडा एक मात्रा, और औ की हो जाती है एक डंडा दो मात्रा। ये बातें समझ में आ गई होंगी, और उसका आपको जो रूप है वो यहाँ पर बताया है कि अगर कोई भी का व्यंजन है उस पर बड़े आ की मात्रा लगेगी तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। सभी प्रकार से आपको बताया गया है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार से संधि में होना है ये बताया गया है, क्योंकि अगर मात्राओं का प्रयोग नहीं आएगा तो कैसे हम संधि कर पाएंगे। आगे हम बात करें दीर्घ स्वर संधि, पहली संधि जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है, पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए यहां पर परिभाषा क्या है, पुरानी चीजें याद करिएगा जो मैंने बताई। यहां पर दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा में दिया गया है, यदि दो सवर्णों का मेल होता है, सवर्ण याद आए,
छोटा आ और बड़ा आ एक दूसरे के सवर्णी, छोटी ई और बड़ी ई एक दूसरे के सवर्णी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ एक दूसरे के सवर्णी, और री और बड़ी वाली री ये दोनों भी एक दूसरे के सवर्णी। तो वही कहा गया है कि यदि दो सवर्णों का मेल होता है तो सवर्ण स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी कि जब भी छोटा आ का मेल बड़े आ से होगा या बड़े आ का मेल छोटे आ से होगा, छोटे आ का मेल छोटे आ से होगा या बड़े आ का मेल बड़े आ से होगा, यानी ये किसी भी प्रकार से मेल होगा, हमेशा जो स्वर परिवर्तन के बाद संधि होने के बाद जो स्वर बनेगा वो दीर्घ बनेगा, ह्रस्व कभी नहीं बनेगा। वही कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। क्यों कहा गया दीर्घ? क्योंकि परिवर्तन के बाद जो स्वर बनता है वो दीर्घ रूप में बनता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। परिभाषा बिल्कुल सरल है। यदि दो सवर्णों का, सवर्ण यानी एक जैसे, छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री और बड़ी वाली री, ये चारों आपस में एक दूसरे के सवर्णी हैं। यानी कि छोटा आ का बड़ा आ है सवर्णी। ये ना समझिए कि छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री हो जाएंगे। दो दो का ग्रुप है सवर्णों का, छोटा आ बड़ा आ सवर्णी, छोटी ई बड़ी ई सवर्णी, छोटा ऊ बड़ा ऊ सवर्णी और री और री सवर्णी। इस प्रकार से हो जाता है। तो दो सवर्णों का मेल होता है तो सवर्ण स्वर दीर्घ हो जाता है, वही होती है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए ये है सूत्र है आपका दीर्घ संधि का। देखिए छोटा आ या बड़े आ का जब मेल छोटे आ या बड़े आ से ही होगा, यानी सवर्ण से ही, अपने ही सवर्ण से होगा, तो हमेशा दीर्घ बनकर, यानी बड़ा आ। दीर्घ स्वर कौन कौन से थे? बड़ा आ था, बड़ी ई थी, बड़ा ऊ था, बड़ी री थी। तो ये चारों ही बनेंगे। बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा और बड़ा री बनेगा। ये इनके सूत्र हैं। छोटी ई और बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से ही होता है तो बड़ी ई होगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ और बड़ा ऊ से होगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। छोटी री और बड़ी री का मेल छोटी री या बड़ी री से होगा तो बड़ी री बनेगी। अब ये आगे पीछे क्रम किसी भी प्रकार हो सकता है। ये ना समझिए कि छोटा आ का मेल बड़े आ से होना ही जरूरी है, इस प्रकार से भी हो सकता है। छोटे आ का मेल छोटे आ से भी होगा तो भी बड़ा आ बनेगा, और बड़े आ का मेल बड़े आ से ही होगा तो भी बड़ा आ बनेगा। किसी भी प्रकार से मेल हो जाए, छोटे आ का मेल बड़े आ से हो जाए तो भी बड़ा आ बनेगा, और बड़े आ का मेल छोटे आ से हो जाए तो भी बड़ा आ बनेगा। आगे पीछे कैसे भी हो, बस ये ही रहने चाहिए एक जैसे, तो बनना बड़ा आ ही है हमेशा। इसी प्रकार से छोटी ई भी आगे पीछे किसी भी प्रकार से हो, चाहे छोटी ई का मेल छोटी ई से भी होगा तो भी बड़ी ई बनेगी। ये है रूप अपना दीर्घ स्वर संधि का। ये आपके एक प्रकार से जैसे गणित में सूत्र समझते हैं ना, वैसे ही सूत्र हैं, इतने कठिन नहीं है। बस दिमाग लगाना है कि सवर्ण का मेल सवर्ण से होगा तो दीर्घ वर्ण बन जाता है और दीर्घ संधि हो जाती है। और आगे पीछे कैसे भी हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि छोटा आ का बड़े आ से ही होगा तब बड़ा आ बनेगा, छोटे आ का छोटे आ से भी हो जाएगा तो भी बड़ा आ बनेगा। छोटी ई का छोटी ई से हो चाहे बड़ी ई से हो, या बड़ी ई का छोटी ई से हो या बड़ी ई से हो, बड़ी ई ही बननी है। इसी प्रकार से रूल चलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जरा दीर्घ स्वर संधि के, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरणों की अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहां पर देखिए नियम, छोटे आ का मेल छोटे आ से होगा तो बड़ा आ बनेगा, अभी बताया आपको, या छोटे आ का मेल बड़े आ से होगा तो भी बड़ा आ बनेगा किसी भी प्रकार से। जैसे कि युग धन अंत, युग धन अंत दोनों सार्थक हैं। युग मतलब होता है कोई काल, अंत मतलब होना खत्म होना, दोनों सार्थक है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है ना। युग धन अंत ये हो गया। और इनका मेल कैसे हुआ हमने बताया था, जैसे युग लिखा हुआ है समझिएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है युग, युग लिखा हुआ है, धन लिखा हुआ है अंत, यही लिखा हुआ है ना। तो हम यहां पर युग में से कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे, गा को हम हलंत रूप देंगे और इसके अंतर्गत जो छोटे आ की मात्रा है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद ये बचेगा आपका दूसरा शब्द अंत, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा आ है और पहले शब्द के जो अंत में छोटा आ था इसको निकाला, और आ और छोटे आ का मेल छोटे आ से हो रहा है तो बड़ा आ ही बनेगा। ये बड़ा आ बाहर निकल आया, बाद का जो आधा ना होता है इस तरफ जोड़ लिया और युग यहां पर लगा दिया। हलंत के साथ है गा, गा हलंत के साथ है, इसको अलग लिख लेते हैं प्लस लगाकर। युग धन आंत बचा और गा पर है हलंत। अब हम इसको जब लिखेंगे एक साथ लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था, कोई भी शब्द के अंत में यदि व्यंजन है तो हलंत लगाते हैं।
अब ये व्यंजन किसी शब्द के बीच में घुसेगा तो आधा हो जाएगा और मात्रा चढ़ जाएगी। तो कैसे होगा? इस हलंत वाले गा पर जब बड़े आ की मात्रा चढ़ेगी तो ये बड़ा गा बन जाएगा और ये हो जाएगा युगा, युगा हो जाएगा। इस हलंत वाले गा पर जब बड़े आ की मात्रा चढ़ी तो ये युगा हो गया, आधा ना और ता, ये हो गया युगांत। समझ में आया कैसे शब्द को तोड़कर संधि हुई? युग में जो गा था वो छोटे आ की मात्रा के साथ था, उसको हमने हलंत किया, छोटे आ की मात्रा खींच ली उससे हमने। पहले शब्द के अंत में हमें छोटा आ मिल गया और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो अंत था उसमें प्रारंभ में छोटे आ की मात्रा तो है ही, सीधा सीधा अक्षर लिखा हुआ है छोटा आ, आधा ना फिर ता। तो उस आगे वाले छोटे आ को भी बाहर निकाला और पहले शब्द के अंत में जो छोटा आ था और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो छोटा आ था उनकी संधि हुई दोनों वर्णों की, और ये नियम लग गया दीर्घ स्वर संधि का। तो हमें पता है कि दीर्घ में छोटे आ का मेल जब छोटे आ से होगा तो बड़ा आ बन जाए। तो ये जो छोटे आ जो दो थे, ये वाला और ये वाला, ये निकल कर आए बड़े आ के रूप में बदल गए और पीछे का ज्यों का त्यों, आधा ना और ता ज्यों का त्यों, और युग में भी गा हलंत के साथ। अब यहां पर भी एक संधि हो जाएगी। कैसे संधि हो जाए? संधि नहीं होगी मतलब रूप बदल जाएगा। कैसे? हलंत वाले व्यंजन को जब बड़े आ की मात्रा चढ़ेगी तो वो बड़े आ की मात्रा को ग्रहण करके बड़ा गा के रूप में बदल जाएगा और हो जाएगा युगांत। यहां तक बात अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब आगे अगर हम बात करें तो हिम धन आलय, इसमें भी यही होगा। मां में हमें पता है छोटे आ की मात्रा है अंत में और आलय के प्रारंभ में बड़ा आ है। छोटा आ धन बड़ा आ, दीर्घ स्वर संधि लगेगा और ये बड़े आ में ही परिवर्तित हो जाएगा, ये हो गया हिमालय। अब मां पर चली गई वो मात्रा, ठीक है। ऐसे ही उच्च धन आशय, ये भी हो जाएगा। उच्च में देखिए बीच में एक आधा चा है, उसको हलंत के रूप में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि किसी शब्द के बीच में यदि आधा अक्षर आता है तो हम आधे ही रूप में लिखते हैं, लेकिन अगर अंत में कोई अक्षर है तो हलंत लगाकर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा उच्च धन आशय बराबर उच्चाशय। और देखते हैं बड़े आ का मेल छोटे आ से होगा तो भी बड़ा आ बनेगा, हमने बताया है आपको। जैसे कि विद्या धन अग्र, तो विद्याग्र हो जाएगा। यहाँ पर जो द्या है उस पर बड़े आ की मात्रा थी और अग्र के प्रारंभ में छोटा आ है, तो बड़ा आ का मेल छोटे आ से हुआ तो भी बड़ा आ ही बनेगा, तो विद्याग्र हो गया। अब बड़े आ का मेल बड़े आ से भी होगा तो भी बड़ा आ बनेगा। जैसे कि महाधन आशय, महा में हा के अंत में बड़ा आ है तो ये मात्रा खींच ली हमने बाहर और आशय के आगे का बड़ा आ निकाल दिया, दोनों की करा दी संधि, हो गई दीर्घ संधि और बनकर बड़ा आ निकल आएगा और महाशय हो जाएगा। और बड़े आ की मात्रा हा पर चढ़ेगी तो हो गया ये महाशय, यहां पर आ गई ये मात्रा। चलिए अब हम आगे बात करें छोटी ई वाले रूप देखें। छोटी ई का मेल छोटी ई से होगा तो बड़ी ई बनती है, छोटी ई का मेल छोटी ई से होगा तो बड़ी ई, छोटी ई का मेल बड़ी ई से होगा तो भी बड़ी ई, बड़ी ई का मेल बड़ी ई से होगा तो भी बड़ी ई, और बड़ी ई का मेल छोटी ई से होगा तो भी बड़ी ई। यानी किसी भी प्रकार से मेल हो जाए, बस ये सवर्णी होने चाहिए, सवर्णी। और सवर्णी मैंने बताया है, छोटा आ बड़े आ का सवर्णी है, छोटी ई बड़ी ई की सवर्णी है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का सवर्णी है और री ऋषि बड़ी री ऋषि का सवर्णी है। समझ में आया? तो अब इनसे किस प्रकार के शब्द बन रहे हैं यहां देखते हैं। कवि धन इंद्र, इसमें देखिए वा पर छोटी ई की मात्रा है अंत में और इंद्र के प्रारंभ में छोटी ई है, इनका मेल होगा बड़ी ई की मात्रा चढ़ जाएगी वहां पर, कवि इंद्र हो जाएगा। ऐसे ही कपि धन ईश, बड़ी ई की मात्रा कपीश, कवि धन ईश्वर, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी कवीश्वर हो जाएगा। सती धन ईस, बड़ी ई की मात्रा इसमें भी अंत में है और प्रारंभ में इसके भी बड़ी ई है, लेकिन जो बनेगा वो भी बड़ा ई ही बनेगा, ठीक है, सतीश हो जाएगा। मही धन इंद्र, महींद्र हो जाएगा। ये हमारे हो गए छोटी ई और बड़ी ई के रूप। अब हम देखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो भाई यहां पर भी छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से होगा तो भी बड़ा ऊ बनना है, छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से होगा तो भी बड़ा ऊ बनना है, या बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से होगा तो भी हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। तो यहां पर दोनों जगह बड़ा ऊ है, इसको थोड़ा सही कर दिया। बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से होगा तो भी बड़ा ऊ, बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ से होगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, यानी दीर्घ वाला ही बनेगा। जो हमारा परिवर्तन होगा वो दीर्घ स्वर के रूप में होगा। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। भानु धन उदय, भानुदय, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा ना पर है और छोटा ऊ यहाँ पर शब्द के प्रारंभ में है तो बड़े ऊ में बदल गया, ना पर आ गई बड़े ऊ की मात्रा, देखिए, ठीक है, भानुदय हो गया। लघु, यहाँ पर घा पर छोटे ऊ की मात्रा है, उत्तर के प्रारंभ में छोटा ऊ है, ये हो जाएगा लघु उत्तर। ऐसे ही लघु धन ऊर्मी, ऊर्मी में बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पर लघु में
घा पर छोटे ऊ की मात्रा है तो ये लघु में हो जाएगा, हमेशा दीर्घ में बदलेगा। ऐसे ही भूधन ऊर्ध्व तो ये हो जाएगा भूध्व, और बधूधन उत्सव ये हो जाएगा बधुत्सव। ये छोटे आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इनके नियम ज्यादा आते हैं, यानी कि आ, ई और ऊ के नियम ज्यादा आते हैं, री के थोड़े कम आते हैं। लेकिन री के एक दो हम देख लेते हैं, मात्र ऋण, पितृण, इस प्रकार से। अगर हम री का मेल री से कर दें तो हमेशा दीर्घ री बनती है। तो ये हो गया हमारा मात्र धन ऋण, मातृण बन जाएगा। इनको रट लीजिएगा, मातृण और पितृण यही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। आपने दीर्घ स्वर संधि को अच्छे से समझ लिया। सवर्णी का मेल सवर्णी से होगा तो हमेशा दीर्घ वाला वर्ण स्वर बनेगा, और वही हमारी दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि समझ में आ गई। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, किताब से करिएगा, नहीं तो मैं भी आपको कराऊंगा, लगातार आपको लाइव क्लासेस प्रैक्टिस की मिलती रहे। तो जो हमारी दीर्घ संधि की जो ट्रिक थी, ट्रिक में कहा गया था कि जुड़वा का जुड़वा से मेल, यानी कि यहाँ समझ में आया जुड़वा का अर्थ क्या है, यानी उस जो वर्ण है उनका सवर्णी होना ही उनके जुड़वा होने का रूप है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटा आ और बड़ा आ है एक दूसरे के जुड़वा हैं, यानी कि इनका ही मेल होगा तो जो दीर्घ रूप होगा वह निकल कर आएगा, यही दीर्घ संधि है। तो जो हमारी ट्रिक थी कि जुड़वा का जुड़वा से मेल, हमारी ट्रिक क्या थी कि जुड़वा का जब जुड़वा से मेल होता है, जुड़वा प्लस जुड़वा जब होता है तो जो हमारा बनता है बाद में, जो संधि होने के बाद, जो परिवर्तन के बाद जो चीज हमें मिलती है वो दीर्घ वर्ण के रूप में मिलती है, यानी उस जुड़वा के रूप में जो दीर्घ है वो निकल कर आता है, यही दीर्घ संधि है। तो ट्रिक को आप ध्यान में रखकर चलेंगे। उम्मीद है कि ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी, क्यों इस ट्रिक को जुड़वा धन जुड़वा इज इक्वल टू दीर्घ कहा जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं हमारी अगली संधि पर। तो अब हम अगर गुण संधि की बात करें, अभी तक हमने दीर्घ संधि पढ़ी कि सवर्णी का सवर्णी से मेल होने पर, छोटे आ या बड़े आ का मेल छोटे आ या बड़े आ से, छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से, छोटा ऊ या बड़े ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़े ऊ से ही, और छोटी वाली री और बड़ी वाली री का मेल छोटी री या बड़ी ऋषि से होता है। तो ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के रूप हैं, दीर्घ संधि के नियम हैं। अब हम जैसे ही गुण संधि पर बढ़ते हैं, तो गुण संधि में याद रखिएगा प्लस, देखिए जब संधि कर रहे हैं तो प्लस के इस ओर एक वर्ण होता है और दूसरी ओर भी एक वर्ण होता है। तो गुण संधि का नियम है कि प्लस के इस तरफ, प्लस के अगर हम कहें बाईं ओर हमारा छोटा आ अथवा बड़ा आ, इन दोनों में से ही कोई एक रहना अति आवश्यक है। ये नियम देखिए, छोटा आ अथवा बड़ा आ, छोटा आ अथवा बड़ा आ, और यहां पर भी छोटा आ अथवा बड़ा आ, तीनों में ही हमें छोटा आ और बड़ा आ प्लस के बाईं ओर दिखाई दे रहे हैं, और ये गुण संधि का नियम है। आवश्यक शर्त है कि छोटा आ और बड़ा आ एक ओर होने चाहिए, बाईं ओर प्लस के होने ही चाहिए। अब दाईं ओर क्या होना चाहिए, तो दाईं ओर हम जब देखिए, हम जब स्वर लिख रहे थे और जब हम स्वरों की चर्चा कर रहे थे तो उसमें सवर्णी कहां कहां तक आ रहे थे, री ऋषि तक। जो बड़ी वाली री है हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री और बड़ी री, ये सभी सवर्णी हो रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के सवर्णी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ एक दूसरे के सवर्णी, छोटी ई और बड़ी ई एक दूसरे के सवर्णी, और छोटा आ और बड़ा आ एक दूसरे के सवर्णी। तो अगर हम सवर्णी के तौर पर देखें तो कुल हमारे 8 ऐसे स्वर हैं जो दो दो करके सवर्णी हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ प्लस के एक तरफ आ रहे हैं, तो गुण संधि का नियम कहता है कि प्लस के दूसरी तरफ, या हम कहते हैं प्लस के दाईं ओर, ये जो कहलाएगा ये प्लस के दाईं ओर वाला भाग कहलाएगा। प्लस के दाईं ओर छोटा आ और बड़ा आ के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, छोटा आ और बड़ा आ के अतिरिक्त, क्योंकि अगर यही आ गए, मान लीजिए अगर हम यहां पर इनको ही रिपीट कर देंगे तो ये दीर्घ संधि का नियम बन जाएगा। दीर्घ संधि का नियम कहता था ना कि प्लस के दोनों तरफ सवर्णी वर्ण होने चाहिए, तो यदि छोटा आ और बड़ा आ ही रिपीट हो गए तो वह दीर्घ संधि बन जाएगी। लेकिन गुण संधि का नियम कहता है कि प्लस के बाईं ओर छोटा आ और बड़ा आ हो, लेकिन प्लस के दाईं ओर छोटी ई अथवा बड़ी ई, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ, और री ऋषि अथवा बड़ा वाला री ऋषि, इनमें से कोई भी अगर होता है, यानी भिन्न स्वर, छोटा आ और बड़े आ से भिन्न स्वर चाहिए री ऋषि तक का, छोटी ई से लेकर री ऋषि तक के कोई भी अगर स्वर आते हैं
तो कुछ इस प्रकार से चेंजेस होते हैं। मैं एक बार परिभाषा बता देता हूं और आपको सभी प्रकार के परिवर्तन समझ में आ जाएंगे। परिभाषा क्या कहती है, गुण स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। कहती है कि यदि छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल, यही मैंने बताया कि प्लस के बाईं ओर छोटा आ अथवा बड़ा आ रहना कंपलसरी है। छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल छोटी ई अथवा बड़ी ई से, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ से, री ऋषि छोटी वाली री ऋषि अथवा बड़ी वाली री ऋषि से होता है तो क्रमशः, अब क्रमशः का मतलब समझ रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात की गई थी, छोटी ई और बड़ी ई। यदि छोटी ई और बड़ी ई से होता है, छोटे आ और बड़े आ का मेल अर्थात अगर छोटी ई और बड़ी ई से होता है तो ए एड़ी बनता है, यानी एक मात्रा वाला। ध्यान दीजिए, एक होती है ए एड़ी और एक होता है आई ऐनक। ए एड़ी में हमेशा एक मात्रा चढ़ती है किसी भी शब्द पर। यदि हमें छोटे का पर एक मात्रा चढ़ानी है, एक ही मात्रा चढ़ानी है तो एक चढ़ाएंगे। अगर अय की मात्रा चढ़ानी है तो दो मात्राएं चढ़ाएंगे, ये पता है आपको। तो इससे यदि छोटी ई और बड़ी ई से होता है तो ए बन जाता है। छोटे आ और बड़े आ का मेल यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ से होता है तो ओ बन जाता है। ओ में भी हम जानते हैं, यदि हमारा का कबूतर जो है उस पर हम ओ की मात्रा चढ़ाएंगे तो एक डंडा लिखेंगे, एक मात्रा चढ़ा देंगे। समझ में आया। और यदि री ऋषि से होता है, छोटी री से हो चाहे बड़ी री से हो, छोटे आ और बड़े आ का मेल तो अर हो जाता है। यहां तक हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, अर हो जाता है। तो अर का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी शब्द पर हमें एक प्रकार से रा की मात्रा देखने को मिल जाएगी। ये हमारा जो गुण संधि है, गुण स्वर संधि है, उसका नियम है। तो परिभाषा कठिन नहीं है, अगर आपको नियम तैयार है परिभाषा आप खुद से लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं यदि छोटे आ और बड़े आ का मेल छोटी ई और बड़ी ई से होता है तो ए हो जाता है, छोटा ऊ और ओ से हो बड़ा ऊ से होता है तो ओ हो जाता है, और री ऋषि से होता है तो अर हो जाता है। सीधी बिल्कुल सिंपल है, परिभाषा में कोई परेशानी की बात नहीं है। नियम तैयार है तो परिभाषाएं तैयार है। अब देखिए, छोटे आ और बड़े आ का मेल यदि छोटी ई और बड़ी ई से होता है तो ए एड़ी बनता है, हमने अभी बताया आपको। छोटे आ और बड़े आ का मेल जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलता है तो ओ ऐनक बनता है। और बहुत ही रेयर, बहुत ही कम एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलते हैं जहां छोटे आ और बड़े आ का मेल री ऋषि से होता है तो अर बन जाता है। बहुत कम चांसेस है। सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपको ये वाला और ये वाला, यानी कि छोटे आ और बड़े आ का मेल कहीं छोटी ई और बड़ी ई से हो रहा होगा, ए एड़ी वाला बन रहा होगा और ओ ओखली वाला बन रहा होगा। इसके अलावा आपको कहीं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलने वाले। इसीलिए गुण संधि की जो ट्रिक थी याद हो तो एक मात्रा बराबर गुण संधि। कहीं किसी शब्द में हमें एक मात्रा देखने को मिल जाए, जैसे शब्द मान लीजिए महेश, ठीक है ना, हम शब्द मानते हैं महेश लिखा हुआ है, तो महेश में आप देखिए कहां पर कोई एक मात्रा देखने को मिल रही है शब्द में। ये संधि का रूप नहीं है, ये टूटा हुआ रूप नहीं, ये एक शब्द है। अगर हम कहें कि महेश में कौन सी संधि कार्य कर रही है तो आप कैसे पता लगाएंगे, आप देखेंगे कि यहां पर एक मात्रा है तो बहुत अधिक चांस है कि गुण स्वर संधि ही काम कर रही होगी। अब हम इसको तोड़कर देखते हैं, तो जहां पर भी मात्रा है उसको हम पॉइंट मारेंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया। और उसी से ही जिस अक्षर पर, जिस वर्ण पर मात्रा है उसके बाईं तरफ एक शब्द टूटेगा हमारा और दाईं तरफ दूसरा शब्द टूटेगा हमारा। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए, यहां समझाता हूं मैं। महेश लिखा हुआ है, पहला शब्द अगर गुण स्वर संधि है तो पहला शब्द का नियम कहता है कि अंत में छोटा आ अथवा बड़ा आ, तो पहला शब्द या तो मह में टूटेगा, मह में टूटेगा, या फिर पहला शब्द महा में टूटेगा। अब आप खुद से कॉमन सेंस लगाइए, मैंने बोला था संधि का नियम कहता है कि दो सार्थक शब्दों का मेल, शब्दों का सार्थक होना जरूरी है। तो क्या मह सार्थक है या महा सार्थक है? हम जानते हैं कि मह जो है यह सार्थक नहीं है, महा एक सार्थक शब्द है, यानी हमें पहला शब्द मिल गया। महेश में संधि के रूप में टूटने वाला पहला शब्द है महा। अब दूसरा शब्द जो टूटेगा वो हमारा दूसरी तरफ टूटेगा, यानी सा के पहले या तो छोटी ई की मात्रा प्रयोग में आएगी या फिर बड़ी ई की, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पर हा पर ए की मात्रा है। अगर ओ की मात्रा हो रही होती तो ये वाला नियम काम करता, तब हम छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ रखकर देखते। क्योंकि ए की मात्रा है हा पर, इसलिए हम छोटी ई या फिर बड़ी ई रखकर देखेंगे। तो चलिए रखकर देखते हैं। पहले हमने लिखा शा से सीटी वाला सा लिख दिया। अब हम पहले रख के देखेंगे छोटी ई की मात्रा, क्या इस बनेगा या फिर बनेगा ईश, दो में से कोई एक ही बन सकता है। देखिए सा तो कंपलसरी, अंत वाला सा कहीं से चेंज नहीं होना। अब सा के पहले जो वर्ण लगना है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इस बनेगा
या ईश बनेगा। सार्थक इन दोनों में से कौन सा है? तो हम जानते हैं कि ईश जो है वो सार्थक है और जो इश है ये सार्थक नहीं है, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं भाई। देखिए हमारा मह गलत हो गया था तो इसको हटा देते हैं, और इश गलत हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब दो शब्द कौन से बने जो संधि हो रही है? एक बना महा और दूसरा बना ईश। तो देखिए बन गया हमारा गुण संधि हमारी कार्य कर रही है। यहाँ पर पहला शब्द हमारा बनेगा महा और दूसरा शब्द प्लस के बाद हमारा निकल कर आएगा ईश, और इनसे होने वाली संधि हो जाएगी महेश। और यहां पर कौन सी संधि कार्य कर रही है? यहां पर कार्य कर रही है गुण स्वर संधि। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए अब हम गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण आपके पेपर में बन सकते हैं। तो ये रहे कुछ उदाहरण, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सुरेंद्र, सुरेश, रमेश, महेंद्र, इन सभी पर देख रहे हैं एक मात्रा है। हमारी ट्रिक काम कर रही है। जब भी ट्रिक काम करेगी आप शब्द को देखिएगा, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, किसी का भी नाम है, कुछ भी है, उस पर यदि एक मात्रा है तो बहुत हद तक चांस है कि गुण स्वर संधि काम करेगी। और आप उसको तोड़कर देख लीजिए, मैंने तोड़ने का तरीका भी बता दिया। और अगर सही टूटता है, नियमबद्ध होकर टूट रहा है, इस प्रकार के नियमों पर हमारा टूट रहा है, तो हमारी गुण स्वर संधि हो जाएगी। चलिए देखते हैं, सुरेंद्र को देखते हैं। सुरेंद्र देखिए, अगर हम सुरेंद्र की बात करें, रा पर है एक की मात्रा, और हमें पता है कि जहां पर जिस शब्द पर एक ही मात्रा उसके इस तरफ बाएं तरफ एक शब्द टूटेगा और दाएं तरफ दूसरा शब्द टूटेगा। तो हम अगर सुरेंद्र की बात करें तो रा, जो रा लिखा है उस पर है हमारी एक ही मात्रा। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, सुरेंद्र लिखा हुआ है, सुरेंद्र में रा पर है एक ही मात्रा, तो पहला शब्द हम इस तरफ तोड़ देंगे बाएं तरफ, यानी हमारा पहला शब्द या तो सुर में टूटेगा, क्योंकि गुण स्वर संधि का नियम कहता है कि पहले शब्द के अंत में छोटा आ अथवा बड़ा आ की मात्रा होना अनिवार्य है। तो रा पर हो गई छोटे आ की मात्रा, या फिर सुरा, बड़े आ की मात्रा के साथ सुरा में टूट सकता है एक शब्द, सुर या फिर सुरा। तो आप कहेंगे सर सुरा गलत है, इसको कैंसिल कर दीजिए, सुर सही है। तो हम सुरा को कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो शब्द बचा वो बचा केवल सुर। अब दूसरा शब्द क्या टूट सकता है? दूसरा शब्द हमारा देखिए, सुरेंद्र लिखा हुआ है, दा पर रा की रकार है, लास्ट में हमारा ये इतना तो सेम रहेगा। अब हमें यहां देखना है, या तो छोटी ई लगेगी या फिर बड़ी ई लगेगी, इंद्र लिखा जाएगा या फिर इंद्र लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर इंद्र लिखा जाएगा, इंद्र सही है, इंद्र एक सार्थक शब्द है, इंद्र सार्थक नहीं है। इंद्र देवता का नाम आपने सुना होगा, वहीं से आया है ये शब्द, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत हो गया, टूट गई हमारा शब्द। तोड़ना आसान है, इतना कठिन नहीं। सुर धन इंद्र में टूट गया, और इससे होने वाली संधि भी यहाँ पर गुण स्वर संधि कार्य कर रही है। रा के अंत में छोटे आ की मात्रा है, देखिए कार्य कर रही है, और यहाँ पर छोटी ई निकाला और ये हमारा ए एडी बन गया। तो पूरा का पूरा नियमबद्ध होकर हमने इसको सॉल्व कर लिया। हम शब्द को तोड़कर संधि रूप में भी ला सकते हैं और संधि को जोड़कर शब्द के रूप में भी ला सकते हैं, अगर हमें नियम तैयार है तो देखिए यहाँ पर गुण स्वर संधि पर हम बात कर रहे थे। पहला देखिए, यदि छोटे आ और ई को जोड़ा जाए तो ए बनता है, पहले हम बता चुके हैं आपको। छोटे आ और बड़ी ई को जोड़ा जाए तब भी ए बनता है, बड़े आ और बड़ी ई को जोड़ा जाए तब भी ए बनेगा, और बड़े आ और बड़ी छोटी ई को जोड़ा जाए तब भी ए बनेगा। यानी हर कंडीशन में, चाहे छोटे आ का मेल ए से ई से हो रहा हो, बड़े आ का मेल ई से हो रहा हो, छोटे आ का मेल बड़ी ई से हो रहा हो, या बड़े आ का मेल बड़ी ई से हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, हर कंडीशन में गुण स्वर संधि में हमें जो हमारा बाद में प्रोडक्ट मिलता है वो ए एडी ही मिलता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, सुर धन ईश सुरेश, रमा धन ईश रमेश, महाधन इंद्र महेंद्र। इसी प्रकार से अब हम दूसरे जो हमारे नियम है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले, जिसमें हमें जो प्रोडक्ट या हमें जो बाद में मिलकर जो संधि होने के बाद, जो परिवर्तन होने के बाद जो निकल कर आता है, वो ओखली निकल कर आता है। तो छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ बनेंगे, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनेंगे, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर भी ओ बनेंगे, और बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनेंगे। और इन सभी के उदाहरण ये रहे। चंद्र, यहां पर अंत में दा पर छोटे आ की मात्रा है, और इससे हम छोटा आ ले लेंगे। उदय में छोटा ऊ से हम ऊ ले लेंगे और मिलेगा हमारा ओ बन जाएगा, और वो मात्रा दा पर आएगी, चंद्रोदय हो जाएगा। जल धन ऊर्जा, तो जलोर्जा हो जाएगा। ला से छोटे आ की मात्रा निकाली, और बड़ा ऊ हमारे दूसरे वाले वर्ण में बड़ा ऊ है, दोनों मिले तो ओ की मात्रा आ गई, और ओ की मात्रा ला पर आ जाएगी तो जलोर्जा। महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उरु महोरु। अब जो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी हमारे एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जिसमें अर आ जाता है,
और हमें कैसे पता चलता है, आप इन शब्दों को पढ़ेंगे भी तो आपको अर मिल जाएगा। जैसे सप्तर्षि, सप्तर, सप्तर, इसको पढ़कर देखिए आप, सप्तर्षि लिखा है और महर्षि लिखा है, सप्तर्षि, तरसी, ता के साथ अर का सेंस मिल रहा होगा, महर्षि, महर्षि, हा के बाद अर का सेंस मिल रहा है। तो यहीं से ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर गुण स्वर संधि कार्य कर रही है। सप्तर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, महर्षि। तो अर आप देख रहे होंगे दोनों ही शब्दों में हमें अर मिल रहा है, दोनों ही शब्दों में अर मिल रहा है। देखिए इन शब्दों में तो हम पता लगा ले रहे थे मात्रा से, सुरेंद्र में, सुरेश में, रमेश में, महेंद्र में, चंद्रोदय, जलोजा, महोत्सव, महोरु, इन सभी में हमें एक मात्रा या कहीं पर एक मात्रा और एक डंडा देखने को मिल रहा है, हम अंदाज लगा पा रहे थे। लेकिन अब ये जो हमारे लिखे हुए सप्तर्षि, महर्षि, इनमें मात्रा नहीं, हम कैसे पता लगाएं कि गुण स्वर संधि है या नहीं है? तो हम इनको पढ़कर देखेंगे। सप्तर्षि, महर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, दोनों में अर मिल रहा है और हम यहां से ही जान जाएंगे कि गुण स्वर संधि है। और अगर हम नहीं भी समझ पा रहे तो हम तोड़कर देख लेते हैं। अब हम कैसे तोड़कर देखेंगे, तो इसको पढ़िए आप, सप्तर्षि, तो जहां पर ही जिस वर्ण के बाद अर का सेंस मिल रहा है उसके एक तरफ आप दूसरा शब्द तोड़ दीजिए और दूसरी तरफ दूसरा शब्द तोड़ देंगे। कैसे? सप्तर्षि में देखिए ता के बाद अर का सेंस आ रहा है, सप्तर्षि, तो यहां पर ता के पहले एक शब्द टूटेगा और शब्द या तो देखिए सप्त में टूट सकता है या सप्ता में, क्योंकि हमने बताया था पहले शब्द के अंत में या तो छोटा आ की मात्रा या फिर बड़ा आ की मात्रा, तो या तो सप्त में टूटेगा या सप्ता में टूटेगा। हम जानते हैं सप्त मतलब होता है 7 और सप्ता का अर्थ कुछ नहीं होता, तो सार्थक शब्द हमें लेना है तो हम सप्त को ले लेंगे, सप्ता को छोड़ देंगे। अब देखिए अब दूसरा शब्द क्या टूट सकता है, तो हम जानते हैं जहां पर भी अर का सेंस आता है गुण संधि में, तो या तो छोटी वाली री यूज की जाती है या फिर बड़ी वाली री, ठीक है ना। और लगभग 99% केसेस में छोटी वाली री ही यूज होनी है, तो हमारा ऋषि जिस प्रकार से लिखा जाता है वही हमारा छोटी री वाला हम यूज में ले लेंगे, छोटी री वाला ऋषि हम यूज में ले लेंगे और बड़ा वाला नहीं आएगा क्योंकि बड़ा वाला सार्थक नहीं होता। तो हमारी संधि क्या बनी, अगर हम पूरी संधि की बात करें तो हमारी संधि सप्तर्षि की संधि बन गई सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि बन गई और इससे बन गया हमारा सप्तर्षि। समझ में आ गया आप लोगों को? ये हमारा गुण स्वर संधि के उदाहरण हो गए। आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कहीं पर भी वीडियो में कुछ भी चीज समझ में ना आ रही हो या तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर उसको एक दो बार आप बार बार पीछे से चलाकर देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो को अच्छे से, तो आपको बिल्कुल इस ही वीडियो से संधि बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली संधि पर। हमारी अगली संधि है वृद्धि स्वर संधि। तो अगर हम वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो वृद्धि स्वर संधि में अभी तक देखिए हम गुण स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था, गुण स्वर संधि में हम पढ़ रहे थे कि छोटा आ अथवा बड़ा आ के पश्चात यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ या री ऋषि, इनमें से किसी का भी अगर मेल हो रहा था तो क्रमशः ए, ओ और अर बन रहा था। यही था हमारा, ये हमारा गुण स्वर संधि थी। अब वृद्धि संधि में थोड़ा सा परिवर्तन क्या आएगा कि देखिए प्लस के इस तरफ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो हमारा गुण स्वर संधि में कंप्लीट हो गए। इसके आगे के जो स्वर हैं प्लस के बाईं तरफ छोटा आ और बड़ा आ अभी भी उपस्थित रहेगा। वृद्धि संधि में छोटा आ और बड़ा आ अभी भी उपस्थित रहेगा, लेकिन प्लस के दाईं तरफ हमारा या तो ए एड़ी आ जाएगा या आई ऐनक आ जाएगा या ओ ओखली आ जाएगा और बचा हुआ अंतिम या आओ औरत आ जाएगा। इन चारों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन प्लस के बाईं तरफ छोटा आ और बड़ा आ कंपलसरी है अभी भी। गुण स्वर संधि में भी वही था, प्लस के बाईं तरफ, और वृद्धि स्वर संधि में भी प्लस के बाईं तरफ छोटा आ या फिर बड़ा आ ही रहता है। परिवर्तन आता है प्लस के दाईं ओर। प्लस के दाईं ओर अब ए एड़ी या ऐनक आ जाएंगे या ओ ओखली और औरत में से कोई आ सकता है। लेकिन अब बनेगा क्या, अब जरूरी बात क्या है कि बनेगा क्या, तो इनमें से भी जो बड़ा वाला है दो मात्रा वाला वो बनेगा, यानी अय ऐनक बनेगा, क्योंकि एक मात्रा वाला बन तो रहा था हमारा गुण स्वर संधि में, एक मात्रा वाला गुण स्वर संधि में बन रहा था और दो मात्रा वाला बनेगा वृद्धि स्वर संधि में। वृद्धि हो गई, मात्रा में वृद्धि हो गई, ऐसे याद रखें। गुण स्वर संधि का गुण क्या था कि उसमें एक मात्रा वाले शब्द देखने को मिल रहे थे। वृद्धि स्वर संधि में क्या हुआ, मात्रा में वृद्धि हो गई, तो अब हमें दो मात्रा वाले
शब्द देखने को मिलेंगे। यानी कि छोटे आ और बड़े आ का मेल या ए एड़ी या आय ऐनक से होगा तो हमेशा आय ऐनक बनेगा, और छोटे आ अथवा बड़े आ का मेल ओ ओकलिया आ औरत से होगा तो भी हमेशा आ औरत ही बनेगा, यानी दो मात्रा वाले शब्द। और यही हमारी ट्रिक थी। ट्रिक याद है आपको, शुरू में दिखाई थी कि जहां पर भी दो मात्रा मिलेंगी तो हमारी वृद्धि स्वसंधि होगी। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसकी परिभाषा पर नजर डालते हैं। यदि छोटे आ अथवा बड़े आ का मेल, यही कह रहे हैं ना, छोटे आ अथवा बड़े आ का मेल ए एड़ी या आय ऐनक से और ओ ओखली या आ औरत से होता है तो क्रमशः, अब क्रमशः मतलब यानी अगर ए एड़ी और आय ऐनक से होगा तो आय ऐनक, और ओ ओखली या अ औरत से होता है तो अ औरत हो जाता है। अगर हमें नियम तैयार है तो परिभाषा हम खुद से लिख सकते हैं, यही नियम है। और ये सूत्र दिए गए हैं, छोटे आ अथवा बड़े आ का मेल ए एड़ी या आय ऐनक से होगा तो आय ऐनक बन जाएगा। इसको कॉपी में नोट करके रखें। कॉपी में नोट बस नहीं करना है, इसका रिवीजन भी करना है, तैयार करना है। अच्छा, जैसे मैथ के फॉर्मूला तैयार करते हो उन पर भी ज्यादा नजर रखिएगा तो तैयार हो जाएंगे। आपको जितनी ज्यादा आपकी नजर इन पर रहेगी, जितनी बार इनको आप रिवाइज करेंगे, आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और छोटे आ अथवा बड़े आ का मेल ओ ओकली या अ औरत से होता है तो भी अ औरत बनता है। चलिए उदाहरण की ओर चलते हैं। कुछ इसके उदाहरण क्या है, तो हमारी वृद्धि स्वसंधि के उदाहरण में से देखिए, शब्द पर देखिए दो मात्रा मिलेंगी, एक एक, मतैक, सदैव, तथैव, तथैव भी बन जाता है, तथैव। इसके अलावा महेश्वर, परमौजस्वी, परमौषधि, महौज, महौषधि। अब देखिए, अब हम तोड़कर देखते हैं एक चीज को। एक एक का पर आय की दो मात्राएं हैं, आय की मात्रा है यानी दो मात्रा है। मैंने क्या बताया था, जहां पर भी दो मात्राएं देखने को मिलती हैं, अगर दो मात्रा है उसका मतलब है वृद्धि स्वसंधि है। दो मात्रा है उसका मतलब है वृद्धि स्वसंधि है, पूरे चांस है कि वृद्धि होगी। लेकिन थोड़ा सा हमें अगर कंफ्यूजन है भी तो हम चलिए उसकी संधि तोड़ लेते हैं और तोड़कर देखते हैं क्या नियम फॉलो हो रहा है या नहीं। तो जिस भी अक्षर पर दो मात्राएं हैं उसके बाईं ओर एक शब्द टूटेगा और दाईं ओर दूसरा शब्द टूटेगा। तो चलिए एक एक पर ही चर्चा करते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है एक एक, एक एक लिखा हुआ है, तो इसको तोड़ते हैं हम। पहला शब्द हमारा इस तरफ टूटेगा तो ये लिख दिया मैंने एक, या फिर टूटेगा एका। दो में से ही कोई टूटेगा, एक टूटेगा या एका टूटेगा। हम जानते हैं एक सार्थक है, एका सार्थक नहीं है। क्यों टूटेगा एक और एका? क्योंकि नियम कहता है कि पहले शब्द के अंत में या तो छोटा आ की मात्रा हो या बड़े आ की मात्रा हो। तो उसी रूप में हमने तोड़ा उसको, एक या एका में टूटेगा तो एक टूटेगा, एका नहीं टूटेगा। एका को हम साफ कर देते हैं, ये गलत है, एक सही है। अब दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द देखिए, अंत वाला वर्ण तो पता है का है, लेकिन इसके पहले यानी दूसरे शब्द के प्रारंभ में या तो ए एड़ी आएगा या आय ऐनक आएगा। तो एक टूटेगा या एक टूटेगा। तो हम जानते हैं कि एक टूटेगा, एक भी सार्थक नहीं है, एक भी सार्थक नहीं है, एक सार्थक है, तो इसको भी मिटा देते हैं। तो संधि क्या हुई हमारी? संधि हुई एक धन एक, और इससे मिलकर बन गया हमारा एक एक, एक एक। समझ में आया कैसे तोड़ा हमने इसको? समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारी एक एक को तोड़ने का तरीका था। और इसी प्रकार से आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में सदैव तोड़ के बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सदैव को तोड़ने का तरीका क्या होगा। सदैव तो मैंने यहां पर बता दिया, आप तथैव का बता दीजिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप लोग तथैव को तोड़ने का तरीका बताएंगे। सदैव मैंने बताया, अभी यहां मैं बता दूंगा, तथैव आप बता दीजिएगा। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। छोटा सा होमवर्क समझिए, कुछ भी समझिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो देखिए नियम देखिए, छोटा आ और ए का मेल जब होता है तो आय ऐनक बनता है। छोटा आ और आय ऐनक का मेल होता है तब भी आय ऐनक। बड़े आ का मेल ए एड़ी से होगा तब भी आय ऐनक, और बड़े आ का मेल आय ऐनक से होगा तब भी आय ऐनक। यानी हर कंडीशन में वृद्धि संधि में दो मात्रा वाला ही निकल कर आने वाला। देखिए छोटे आ का मेल ओ से होगा तब हमारा ओ अ औरत ही बनेगा, ये गलत लिखा हुआ है, अ औरत बनेगा। छोटे आ का मेल अ औरत से होगा तब भी अ औरत। बड़े आ का मेल ओ ओखली से होगा तब भी अ औरत, और बड़े आ का मेल अ औरत से होगा तब भी अ औरत। ये सब नियम है, नियम कुछ नहीं है। आपको तो याद रखना है कि छोटा आ और बड़ा आ एक तरफ रहना ही रहना है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है प्लस के बाईं ओर, और जो दूसरी ओर रहेगा वो अपना ए आय ओ कुछ भी रहे, बस दो मात्रा वाला निकल कर आ जाएगा। अगर ए या आय है तो आय निकल कर आएगा,
ओ और औ है तो औ निकल कर आएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। चलिए अब देखते हैं, देखिए एक धन एक 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 बन रहा है, यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर ए है, नियम फॉलो कर रहा है, आय की मात्रा आ जाएगी। मतैक में देखिए यहाँ पर छोटे आ की मात्रा है, यहाँ पर आय आय एनक की मात्रा है, तब भी हमारा दो मात्रा वाला आय एनक ही निकल कर आएगा। सदा यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है दा पर, और यहाँ पर ए है, तो नियम फॉलो कर रहा है, आ और ए मिलकर हमेशा आय बनेंगे, यानी दो मात्रा। हाँ, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये ए एडी जो लिख रहे हैं इस पर सर मात्रा नहीं चढ़ती है और आय एनक पर दो की जगह एक मात्रा। भाई इसी में एक मात्रा छुपी हुई है। ए एडी को लिखने का तरीका ये है, जब ये अपने मूल रूप में रहेगा तो ऐसे रहेगा, मात्रा चढ़कर जाएगा, जैसे का है, का पर हम ए की इसकी मात्रा जब चढ़ाएंगे तो एक मात्रा आएगी, और जब हम इसकी मात्रा चढ़ाएंगे तो दो मात्रा आएगी। इनके मूल रूप में थोड़ा सा फर्क होता है, ये फर्क ओ ओखली और औरत में नहीं होता, क्योंकि ओ ओखली हम सीधे रूप में इस प्रकार से लिखते हैं और अ औरत हम सीधे रूप में इस प्रकार से ही लिखते हैं। तो जब ओ ओखली की मात्रा चढ़ती है तो एक डंडा और एक मात्रा ही आती है, और अ औरत की मात्रा चढ़ती है तो एक डंडा और दो मात्रा आती है। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क ये रहता है कि ए एनक का मूल रूप ये है, मात्रा रूप है एक मात्रा, और आय एनक का मूल रूप ये है और मात्रा रूप है दो मात्रा। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते, सदैव हो गया, सदैव समझ में आ गया आपको। महाधन ऐश्वर्य, हा पर है बड़े आ की मात्रा और ऐश्वर्य में है आय एनक से शुरुआत, यानी बड़ा आ धन आय एनक, तो भी हमारा ये बन रहा है आय एनक ही बनेगा, तो महेश्वर बन रहा है। परम धन ओजस्वी, छोटे आ की मात्रा है यहाँ पर, और यहाँ पर है ओजस्वी में शुरुआत में ओ, तो आ और ओ का मेल जब होगा तब भी हमारा औ औरत ही बनेगा, तो परमोजस्वी हो गया। परम धन औषधि परमौषधि, महाधन ओज महोज, महाधन औषधि महौषधि। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मैं इतने अच्छे से समझा चुका हूं कि चाहे आपको शब्द के रूप में वो दे दे, वो आपको एक एक लिखकर भी दे दे तो भी बन जाएगा, वो आपको मतैक के रूप में लिखकर दे दे तो भी बन जाएगा, या आपको इस तरह से प्लस के इस तरफ दोनों सार्थक शब्दों के रूप में दे दे और पूछे कि क्या बनेगा। मान लीजिए, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न दो प्रकार से भी तो हो सकते हैं ना। समझिए बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि प्रश्न दो प्रकार से हो सकता है। वो आपसे ये कह सकता है कि महौषधि में कौन सी संधि है ये बता दो, महौषधि में कौन सी संधि है ये बता दो, या महौषधि का संधि रूप क्या होगा, महधन औषधि होगा, महधन औषधि होगा, या फिर महाधन औषधि होगा, ठीक है, महाधन औषधि होगा, या फिर मैधन औषधि होगा, महधन औषधि होगा, या फिर मैधन ऐषधि होगा। अब आपको इन चारों विकल्पों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हैं महौषधि को दो रूप में तोड़ेंगे, दोनों ही शब्द सार्थक होने चाहिए। मह तो सार्थक होता नहीं है, मह वाले तीनों काट दीजिए, एक मात्र ये बचा आपका। ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, या ऐसे ना पूछे आपसे, ये भी हो सकता है कि जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए वो इस रूप में ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए महाधन ईश, इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। महाधन ईश का सही रूप क्या बनेगा, महेश बनेगा, महेश बनेगा, महिष बनेगा, या फिर महोश बनेगा। वो किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो हम जानते हैं भाई, हम देखेंगे कि संधि कौन सी काम कर रही है। यहाँ पर हा पर है बड़े आ की मात्रा और बड़ी ई, ये किस रूप में आता था, गुण स्वर संधि में, और गुण स्वर संधि में हम जानते हैं एक मात्रा वाला हमारा बनता है। तो महेश में दो मात्राएं हैं, ये नहीं बनेगा। महेश में एक मात्रा है, ये बन सकता है। महिष में बड़ी ई की मात्रा है, कभी नहीं बन सकता। महोश में एक डंडा एक मात्रा है। लेकिन हम जानते हैं कि जब छोटी ही या बड़ी ही होती है प्लस की तरफ तो ए एडी वाली मात्रा आती है। छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ होता है तब हमारा जो बनता है वो ओ बनता है। यहाँ पर महोश में हा पर ओ की मात्रा है तो ये भी नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा महेश वाला। तो हमसे किसी भी प्रकार से दो तीन नियमों पर ही पूछ सकता है, वो पूछ सकता है इस रूप में भी कि महा और ईश से क्या बनेगा, या ये पूछ सकता है कि महेश का संधि विच्छेद बता दो, कुछ भी पूछ सकता है। हमें दोनों प्रकार से चीजें बननी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वृद्धि स्वर संधि भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगली संधि पर। अगली संधि है यण स्वर संधि, और यहाँ पर हो जाती है बहुत सारे लोगों को परेशानी।
यण स्वर संधि में और अयादि। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बनेगा, सब कुछ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं समझाने के लिए हूं। अभी तक देखिए क्या हो रहा था कि जो हमारी संधियां चल रही थी उसमें या तो सवर्णी आए थे दीर्घ वाली में, दोनों तरफ एक जैसे, जुड़वा और जुड़वा आए थे, ध्यान है आपको, जुड़वा का मेल जुड़वा से हुआ था, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि थी। और गुण स्वर संधि में हमारे छोटा आ या बड़ा आ एक तरफ था, दूसरी तरफ छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ था, या फिर री ऋषि था, है ना। और जो हमारी वृद्धि थी उसमें भी हमारा यही था, छोटा और बड़ा आ एक तरफ थे और दूसरी तरफ या तो ए एड़ी आई ऐनक या ओ ओखली और अ औरत, इनमें से ही कुछ था। ये हमारे दीर्घ स्वर संधि का रूप है, ये हमारा गुण स्वर संधि का रूप है और ये हमारा वृद्धि स्वर संधि का रूप। अब यण स्वर संधि में क्या होगा, प्लस के इस तरफ छोटा आ या फिर बड़ा आ नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस के एक तरफ छोटा आ या फिर बड़ा आ नहीं आएगा। अब क्या आएगा, तो अब देखिए अब आएंगे या तो छोटी ई और बड़ी ई, यहां नियम थोड़े से बढ़ जाते, या छोटा ऊ और बड़ा ऊ, या फिर री ऋषि, ठीक है, कुछ भी समझिए, इन तीनों में से कोई भी चीज आ सकती है। तो अब इन पर ही काम होना है। यदि छोटी ई और बड़ी ई, अब प्लस के इस तरफ कुछ भी आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, बस ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, छोटी ई और बड़ी ई रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिपीट होंगे तो फिर वो दीर्घ संधि यानी कि जुड़वा वाला रूप हो जाएगा। क्योंकि अगर यही यहां पर भी आ गए, मान लीजिए यहीं पर मैंने प्लस के इस तरफ छोटी ई और बड़ी ई लिख दिया, तो आपको याद होगा ये दीर्घ संधि का रूप बन गया और इससे हमेशा बड़ी ई निकल कर आएगी, ये दीर्घ संधि का रूप हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, सवर्ण नहीं आने चाहिए, बस ये सवर्ण रिपीट नहीं होना चाहिए बस इनमें, बाकी इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर आ जाए। देखिए यहां लिखा है ना, कोई अन्य स्वर मेल हो। चलिए एक बार परिभाषा देख लेते हैं। यदि छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री और बड़ी री का मेल किसी अन्य स्वर से, यानी इनसे नहीं, यदि छोटी ई और बड़ी ई है तो इसके अतिरिक्त कोई भी आ जाए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि भी आ जाए, री ऋषि भी आ जाए, या ए आए ओ कुछ भी आ जाए, आओ कोई भी स्वर आ जाए, बस ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ में छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, इनका मेल हो जाएगा, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, बस ये रिपीट ना हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ रिपीट नहीं हो, री ऋषि कोई भी आ जाए, ए आए कुछ भी आ जाए। ऐसे ही री ऋषि में भी ये री ऋषि बस रिपीट ना हो, कोई भी स्वर आ जाए। तो हमेशा क्या होता है कि जो छोटी ई और बड़ी ई है, प्लस के इस तरफ कोई भी स्वर आ जाए, छोटी ई और बड़ी ई है, बराबर के बाद परिवर्तन आएगा, छोटी ई और बड़ी ई या में बदल जाएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वा में बदल जाएंगे और री ऋषि रा में बदल जाएंगे, और इनके पहले कोई भी आधा वर्ण हमें देखने को मिल सकता है। जो ट्रिक था, ट्रिक याद है आपको, यण स्वर संधि की ट्रिक याद है, देखिए चलते हैं क्या हमने आपको ट्रिक बताई थी। देखिए आधे अक्षर के बाद या वा या रा हो तो यण स्वर संधि होती है। वही मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हमें आधा अक्षर के बाद या वा या रा मिलता है, क्योंकि ई का या होता है, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, और इनके पहले कोई ना कोई आधा अक्षर हमें देखने को मिलता है, वहां यण स्वर संधि है। यही इसकी परिभाषा में कह रहा है कि यदि छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ या री ऋषि का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो क्रमशः या यानी छोटी ई बदल जाती है या में, वा यानी छोटा ऊ बदल या बड़ा ऊ बदल जाता है वा में, और रा यानी री ऋषि बदल जाता है रा में। इनका ये हो जाता है, यही आपका जो नियम है उनमें देखिए, छोटी ई और बड़ी ई का मेल अन्य स्वर से होगा तो या बन जाएगा, उसके पहले कोई भी अर्धाक्षर मिल जाएगा देखने को। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल भी किसी अन्य स्वर से होगा तो भी वा बन जाएगा, कोई भी अर्धाक्षर, मान लिया आधा ना मिल जाएगा या आधा माँ भी मिल सकता है, कोई भी अर्धाक्षर मिल सकता है, अक्षर का कंपलसरी नहीं है, मान लीजिए आधा माँ मिल जाए। री ऋषि और बड़ी वाली री ऋषि का भी मेल यदि अन्य स्वर से होता है तो भी रा मिल जाएगा, और कोई भी अर्धाक्षर आप आधा ना मान लीजिए मिल जाएगा रा के पहले। तो यही नियम है यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि भी बहुत सरल है, कठिन नहीं है। चलिए इसके हम उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण इसके देखिए इतने सारे हैं, यद्यपि, इत्यादि, प्रत्युपकार, न्यून, प्रत्येक, नद्यर्पण, दिव्यागमन, सख्युचित, नद्युर्मी, दैवेश्वर्य, मनवंतर, स्वागत, अन्वित, अन्वेषण, मात्रानंद, सारे के सारे हमारे यण स्वर संधि के उदाहरण है।
तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे यद्यपि भी ऐसे लिखा जाता है। अगर हम इसको तोड़कर लिखें यद्यपि हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि वर्ण के बीच में अगर कोई आधा है तो उसको हम आधा लिखना पड़ता है, यानी कि उसको आधे रूप में। यदि हम ना है, ना को हलंत लगाकर बीच में नहीं लिखेंगे, हम उसको आधा ही ले देंगे, उसके बाद वाले वर्ण पर हम उसको चढ़ा देंगे आधा, इस प्रकार से। लेकिन अब जब दा है, दा चढ़ाने का रूप नहीं होता है, क्योंकि दा परिवर्तित हो जाता है। दा नियम, दा अपना रूप बदल लेता है। जब दा आधा होता है और उसके बाद या होता है तो ये इस प्रकार से बन जाता है। जैसे हमारा विद्यालय है ना, तो विद्यालय इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है विद्यालय, और विद्यालय हम ऐसे भी लिखते हैं विद्यालय। तो ये जो द्या बना हुआ है ना, इस द्या का अर्थ ही होता है आधा दा प्लस या। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो ये यही रूप है, यद्यपि का रूप ही है, आधा दा और या के रूप में इस प्रकार से लिखा हुआ है यद्यपि। तो ये देख पा रहे हैं ना, या के पहले आधा अक्षर है, तो ये हमारा यण संधि का उदाहरण है। इत्यादि में देखिए या के पहले आधा था, प्रत्युपकार में देखिए या के पहले आधा था, न्यून में देखिए या के पहले आधा न, और यहाँ पर प्रत्येक में देखिए या के पहले आधा था। नद्यर्पण, ये भी आधा दा और या है। दिव्यागमन, वा के या के पहले आधा वाह है। यहाँ सख्योचित में भी या के पहले आधा खा है। नद्युर्मी, देवेश्वर, कुछ भी देख लीजिए आप, सब में आपको जो हमारे या, वा और रा, ये याद रखिएगा, या, वा और रा ये बनते हैं और इनके पहले वाला अक्षर आधा ही देखने को आपको मिलेगा। और यही हमारा यण स्वर संधि को पता करने का तरीका होता है। चलिए अब हम इनके नियम देखते हैं। छोटी ई का मेल आ से होगा तो या बनेगा, छोटी ई का मेल बड़े आ से होगा तो बड़ा आ या बनेगा। बस यही चेंज आ जाता है। अब तक क्या हो रहा था, छोटा आ और बड़ा आ एक प्लस के इस तरफ देखने को मिल रहा था, और उसके बाद छोटी ई बड़ी ई मिलती थी तो ए एड़ी बन जाती थी, या ए एड़ी या अय ऐनक मिलता था तो अय ऐनक। मात्राओं का परिवर्तन देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर जो बाद वाले हमारे ह्रस्व और दीर्घ स्वर हैं उनके अनुसार या पर मात्रा चढ़ेगी। जैसे यहाँ छोटा आ था ई के बाद तो या छोटा रहा। अब ई के बाद बड़ा आ आया तो या भी बड़ा हो गया। ई के बाद छोटा ऊ आया तो या पर ऊ की मात्रा चढ़ गई। बड़ा ऊ आया तो या पर बड़े ऊ की मात्रा चढ़ गई। ए एड़ी आया तो या पर ए की मात्रा चढ़ गई। इस प्रकार से भी परिवर्तन यण संधि में हो जाते हैं। देखिए ई का तो या बन रहा है हर जगह। देखिए ई है तो या बना, 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 ई है तो या बना। लेकिन उसके आधार पर मात्रा भी चढ़ गई प्लस के बाद वाले स्वर के आधार पर। छोटा आ आया तो छोटे आ की मात्रा, बड़ा आ आया तो बड़े आ की मात्रा, ऊ आया तो ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ आया तो बड़े ऊ की मात्रा, ए एड़ी आया तो ए की मात्रा। इस प्रकार से या पर मात्राएं भी प्लस के जो दाईं ओर स्वर होगा उसके आधार पर चढ़ जाते। तो अब इसके उदाहरण देखिए, यदि धन अपि तो बन जाएगा यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि। ता पर है छोटी ई की मात्रा तो प्लस के एक तरफ, बड़ा आ तो बड़ा आ, नियम फॉलो कर रहा है हमारे यण संधि का तो इत्यादि में बदल गया, इति धन आदि इत्यादि। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, ता पर छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ, छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर यण स्वर संधि हो जाते हैं तो प्रत्युपकार हो गया। आधा या बनेगा, ई का या हुआ, आधा ता हो गया, और या पर छोटे ऊ की मात्रा इस आधार पर। उपकार, क्योंकि उपकार के प्रारंभ में छोटा ऊ है तो उस पर छोटे ऊ की मात्रा चढ़ गई। ठीक है। न्यून, नी धन ऊन तो न्यून हो जाएगा। प्रतिधन एक प्रत्येक, नदी धन अर्पण नद्यर्पण, देवी धन आगमन देवागमन, और सखी धन उचित सख्योचित। सभी के सभी देखिएगा दोनों ही शब्द सब में आपको सार्थक मिलेंगे। प्लस के इस तरफ वाला शब्द भी सार्थक मिलेगा और प्लस के उस तरफ वाला शब्द भी सार्थक मिलेगा हर जगह। देवी धन ऐश्वर्य तो देवैश्वर्य, मनुधन अंतर मनवंतर। अब देखिए वाह हो रहा है जहां पर, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। या वाले नियम बहुत है, या के आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे यण संधि, लेकिन वाह के भी थोड़े कम है और रा के तो बिल्कुल कम है। अब वाह के देख लेते हैं। वाह कैसे होता है, यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस के एक तरफ आते हैं और दूसरी तरफ कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर आता है तो ऊ का हो जाता है वाह, और उसके पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है और बाद का जो स्वर है उसके आधार पर मात्रा। जैसे छोटा आएगा तो छोटा वाह रहेगा, बड़ा आ आएगा तो बड़ा वाह हो जाएगा, छोटी ई वगैरह आएगा तो मात्रा छोटी ई की चढ़ जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है। तो अब देखते हैं जरा इसके उदाहरण हम चेक करते हैं। छोटा ऊ का मेल छोटा आ से होगा तो वाह होगा, छोटा ऊ का मेल बड़ा आ से होगा तो बड़ा वाह होगा। जैसे मनुधन अंतर, मनु में ना पर है छोटे ऊ की मात्रा, यानी प्लस के बाईं ओर छोटा ऊ आ गया। ठीक है, आ गया भाई। अंतर में देखिए प्रारंभ में छोटा आ है, ऊधन आ, तो हम जानते हैं कि जब भी प्लस के इस तरफ छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो इनका हो जाता है वाह,
और इसकी मात्रा चढ़ जाएगी इस पर, तो वा पर छोटे आ की मात्रा वाह ही रहेगा, और इसके पहले वाला वर्ण क्या है, ना है, तो वो आधा हो जाए। तो ये हो गया मनवंतर। ठीक है, बाद का सब पीछे का ज्यों का त्यों, बाद का सब ज्यों का त्यों। ठीक है, मनवंतर। जैसे सूदन आगत स्वागत, तो अब आप देखिए आगत में सा पर है छोटे ऊ की मात्रा, तो हमें छोटा ऊ मिल गया, और आगत में बड़ा आ है, तो हम जानते हैं ऊ का तो हो जाएगा वाह, और बड़े आ की मात्रा चढ़ जाएगी इस पर, क्योंकि बड़ा आ बाद वाला स्वर है, तो वो मात्रा इस पर आएगी। अब बाद में देखिए लास्ट का जो शब्द बचा गत, तो बाद में गत जोड़ दीजिए इस तरफ, और ये जो सा है हम जानते हैं कि वाह के पहले वाला आधा हो जाएगा, स्वागत बन गया। अनुधन इत तो अन्वित, और यहाँ पर बड़ा ऊ और ए मिलकर वे बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा अनुधन एषण यानी अन्वेषण। अब री का भी समझ लीजिए, यदि री के बाद कोई भी स्वर आता है तो रा बन जाता है, और उस बाद वाले स्वर की मात्रा भी आ जाती है, क्योंकि देखिए री पर बड़े आ का मेल हुआ और बड़े आ की मात्रा रा पर चली गई, तो बड़ा रा बन गया। जैसे मात्र धन आनंद, अब देखिए ता पर हमारे री है लास्ट में, यहां पर है हमारी री, यहां पर री है, और री का मेल किससे हुआ, बड़े आ से हुआ, तो ये हमारा रा तो बनेगा ही, और बड़े आ की मात्रा रा पर चढ़ेगी, तो बाद में ये हो जाएगा। और इसके पहले वाला अक्षर हमारा ता तरबूज था, तो ये आधा हो गया, त्रा हो गया। और हम जानते हैं कि जो आधा ता और रा, ये त्रा हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखिए इस रूप में भी त्रा त्रिशूल लिखा जाता है, आधा ता और पूरा रा ये त्रा त्रिशूल बना देता है। याद है छात्राज्ञा वर्णमाला पढ़ते हैं तो हमारी जो अंतिम वर्ण आते हैं बिल्कुल त्राज्ञा, छात्राज्ञा, याद है आपको? अब आप इतनी छोटी क्लास में नहीं है कि आप ये भूल जाएं, छात्राज्ञा। तो ये जो त्रा है ये आधे ता और रा से ही बनता है। तो देखिए इन्होंने इसको रूप बदलकर मात्रानंद इस प्रकार से लिख दिया, मात्रानंद बन गया, ये त्रा आ गया। ये त्रा का मतलब है आधा ता और पूरा रा, इस रूप में लिखा है लेकिन बदल दिया। ऐसे ही यद्यपि में भी हो रहा था, आधा दा और या को जोड़कर ये इस दा में लिख रहे थे, तो कई बार यहां से कंफ्यूजन हो जाता है। त्रा लिखा है तो हम अंदाज नहीं लगाते कि आधा ता और पूरा रा लिखा है, यद्यपि लिखा है तो भी अंदाज नहीं लगाते कि आधा दा और पूरा या लिखा है। तो ये चीजें ही सीखने वाली हैं यण स्वर संधि में। और यण स्वर संधि अगर समझ में आ गई तो अयादी और सिंपल हो जाएगी। थोड़ी सी कठिन यण स्वर संधि है तो इस पर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अयादी स्वर संधि पर। तो अब अयादी संधि के बारे में बात करने से पहले चलिए एक बार हम चारों की चारी जो संधियां हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, इन पर छोटी सी चर्चा करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि अयादी संधि बिल्कुल अलग है इन सभी से, अयादी संधि बिल्कुल ही अलग है। तो एक चार्ट के रूप में अगर हम सभी संधियों को एक साथ देखें तो हमें एक बात यहां पर कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन मिलेगी? कि जो कुछ भी अभी तक पहले पद में जो भी अक्षर आ रहे थे, जो भी स्वर आ रहे थे, वो हमारे री ऋषि तक के स्वर थे। यानी कि छोटे आ से लेकर री ऋषि तक ही पहले वाले जो प्लस के बाएं तरफ जो हमारा शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ण रहा है वह इनके अंतर्गत ही रहा है। कैसे? जैसे अभी हमने दीर्घ संधि देखा था तो हम देख रहे थे कि पहला जो वर्ण था छोटा आ या बड़ा आ रहा था, छोटी ई या बड़ी ई आ रही थी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा था और री ऋषि आ रहे थे। तो जब इनका जब जुड़वा होता था यानी कि ये दोनों एक साथ जब रिपीट होते थे, चाहे हम बात करें छोटा आ और बड़े आ का मेल छोटे आ बड़े आ से हो रहा था तो हमेशा बड़ा आ बन रहा था। यानी दीर्घ संधि हमारी एक प्रकार से देखा जाए छोटे आ से लेकर री ऋषि तक आने वाले स्वरों का दोहराना है और उनसे दीर्घ स्वर का आ जाना दीर्घ संधि है। इसमें हमने आपको जुड़वा प्लस जुड़वा ट्रिक भी बताई हुई है। और ये भी चीज हम याद रखेंगे कि सवर्णी जो स्वर होते हैं, सवर्णी स्वर यानी कि एक जैसे वर्ण वाले, छोटा आ और बड़ा आ हो गया, छोटी ई और बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया, ये एक दूसरे के सवर्णी है। उनका योग होने पर स्वर का दीर्घ हो जाना यानी दीर्घ वाला प्राप्त होना, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ इस प्रकार से प्राप्त होना। तो दीर्घ संधि में हमने क्या देखा कि जो हमारे प्लस के, जैसे ये है प्लस के इस तरफ जो हमारे वर्ण थे वो छोटे आ से ऋषि तक के ही बीच में थे, कोई ना कोई इनमें से ही आ सकता था। गुण संधि में हम देखें तो गुण संधि में हमारा जो प्लस के इस तरफ स्वर है वो हमारे छोटा आ या फिर बड़ा आ ही रहे। गुण संधि में छोटा आ या फिर बड़ा आ ही प्लस के बाईं ओर रहे और प्लस के दाईं ओर या तो छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि आ रहे थे और उनसे ये ए ओ और अर बन रहा था यानी एक मात्रा वाले। ये हम आपको अभी बता चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे आप वीडियो को देखकर समझ लीजिए अच्छे से। ये सिर्फ एक चार्ट है स्पीड वाला। वृद्धि संधि में हमने क्या देखा कि यहां पर भी छोटा आ और बड़ा आ प्लस के बाईं ओर
आ रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि प्लस के दाईं ओर जो बचे हुए स्वर रह गए थे, जिनका अभी तक प्रयोग ही नहीं आया, ना दीर्घ संधि में कहीं पर भी प्लस के ना बाईं ओर ना दाईं ओर, ना ही गुण संधि में प्लस के ना बाईं ओर ना दाईं ओर, बन जरूर रहे थे ए और ओ यहां पर गुण संधि में। अब इनका प्रयोग प्लस के दाईं ओर हुआ, ए आय ओ और आओ, और इनके मेल से, इनके मिलने से आय बना दो मात्रा वाला और आओ बना दो मात्रा वाला। इसको हम वृद्धि संधि कहा हम। अब यण संधि बिल्कुल ही अलग हो गई। कैसे? उन्होंने छोटे आ और बड़े आ का जो प्रतिनिधित्व था, या हम कहने की जो सबसे प्लस के बाईं ओर आ रहे थे, वो अब छोटा आ और बड़ा आ का समाप्त कर दिया। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उनका लगभग हर किसी के साथ मेल हम देख चुके हैं। पहले दोनों का स्वयं के साथ मेल हुआ तो बड़ा आ बना, फिर दोनों का मेल जब छोटी ई बड़ी ई से भी हो गया। देखना, आप टिक करते जाइए, छोटा आ और बड़ा आ प्लस के बाईं ओर जब आए ये दोनों, तो जब एक दूसरे से मेल हुआ तो बड़ा आ बना, ठीक है। फिर उनका मेल यदि छोटी ई बड़ी ई से हुआ, या छोटा ऊ बड़ा ऊ से हुआ, या ऋषि से हुआ, तो गुण संधि हो रही थी, तो हमारे ए ओ और अर बने। उसके बाद वृद्धि संधि में हमने देखा कि छोटे आ और बड़े आ का ही मेल इन्होंने उसके बाद आगे चला, जब ए और आय से हुआ तो अय बना, और ओ और औ से हुआ तो औ बना। अब यण संधि में क्या चेंज आया? यण संधि में कहा गया कि जो छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री ऋषि है, इनको प्लस के बाईं ओर रखा गया। ये देखिए, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ऋषि, ये प्लस के बाईं ओर रखे गए। उसके अतिरिक्त इनके असमान कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि इतने सारे स्वरों में से यदि छोटी ई और बड़ी ई का प्रतिनिधित्व हो रहा है, हम इनके अलावा जो अन्य स्वर हैं कोई भी आ जाए तो यण संधि हो जाएगी। या छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये अगर प्लस के बाईं ओर है, तो इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी आ जाए, यण संधि हो जाएगी। ये नियम था हमारा अभी तक का, ये जो नियम अभी तक हम समझते आए। या फिर री ऋषि के अतिरिक्त भी कोई भी असमान स्वर आ जाएगा तो भी यण संधि हो जाएगी। यानी अभी तक हमने ये देखा कि प्लस के बाईं ओर अभी तक सिर्फ री ऋषि तक ही ऐसे स्वर आए जो हम अभी तक रखते आए थे। अब अयादि संधि में क्या होगा? ये जो बचे हुए हैं ना, ए आय और ओ और आओ, अयादि संधि में दोस्तों अब ये आएंगे प्लस के बाईं ओर, ये चेंज आ जाएगा अयादि संधि में। तो देखते हैं, जरा परिभाषा देखिए, जरा थोड़ा सा आपको यहां पर एक्स्ट्रा चीज याद रखनी पड़ेगी। अयादि स्वसंधि, यदि ए आय ओ और आओ यानी प्लस के बाईं ओर रहेंगे, इनका यदि मेल किसी स्वर से होता है, देखिए स्वर संधि है तो स्वर का स्वर से मेल होना जरूरी है। स्वर कौन कौन से हमने पढ़े हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, ए आय ओ आओ, और बीच में री ऋषि का जो बड़ा वाला रूप है वो भी हमने पढ़ा है, वो उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है ना। इतने ही आओ तक हमें स्वर याद रखने हैं। तो वही कह रहा है कि ए आय ओ आओ अलग अलग है, ए आय एक साथ नहीं है और ओ आओ भी एक साथ नहीं है, अभी अलग अलग है। ए आय ओ आओ, इनका मेल किसी भी स्वर से होता है, स्वयं से भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है यहां पर, क्योंकि ये अब दीर्घ संधि नहीं बनेगा। दीर्घ संधि में तो हमने री ऋषि तक, दीर्घ संधि जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने कहां तक, उसमें हमने हमारे री ऋषि तक, छोटे आ से लेकर री ऋषि तक के जो स्वर थे उनका ही सवर्णों से मेल करके दीर्घ बनाया था। लेकिन अब जो यहां पर है अयादि संधि, इसमें हम ए आय ओ आओ, इनका अगर एक दूसरे से भी अगर मेल होता है, यानी कि अगर ऐसे भी कोई नियम बनता है, ए धन ए भी हो जाता है या ए धन अय भी हो जाता है, तब भी अयादि संधि, क्योंकि दीर्घ संधि नहीं हो सकती। अब दीर्घ संधि के नियम में सिर्फ री ऋषि तक का ही यूज था। यदि ए आय ओ आओ का मेल किसी स्वर से होता है तो क्रमशः कैसे यूज होता है, यानी ए का हो जाएगा अय, आय बदल जाएगा आय में, ओ बदल जाएगा आओ में, और आओ बदल जाएगा आओ में। अलग अलग, सब अलग अलग बदल रहे हैं। ए बदल रहा है आय में, आय बदल रहा है आय में, ओ बदल रहा है आओ में, और आओ बदल रहा है आओ में, यानी सबके सब अलग अलग बदल रहे हैं। इनका मेल किसी भी स्वर से, देखिए ना तो यहाँ असमान लिखा है ना ही यहाँ समान लिखा है, यहाँ तो सिर्फ इतना लिखा है कि ए का मेल किसी भी स्वर से कर दीजिए आप, छोटा आ से, बड़ा आ से, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाले री से, ए आय ओ आओ, किसी से भी मेल हो जाए बनेगा हमेशा आय, बनेगा हमेशा यहाँ पर आय। आय का मेल होगा किसी भी स्वर से तो आय बन जाएगा, ओ का मेल होगा किसी भी स्वर से तो आओ बन जाएगा, और आओ का मेल किसी भी स्वर से होगा
आव बन जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब थोड़ी सी चीज यहां पर, जैसे यण संधि में हम देख रहे थे, यण संधि में क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए एक अन्य पेज पर चलते हैं। अगर हम यण संधि की बात करें तो यण संधि में हम क्या देख रहे थे दोस्तों, हम यण संधि में ये देख रहे थे कि यदि छोटी ई या बड़ी ई कोई भी रहता है दोनों में से, ऐसे ही छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी रहता है दोनों में से, इन दो पर ही समझ लीजिए, री ऋषि पर हम नहीं जाते, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी रहे, चाहे ई रहे या बड़ी ई रहे, छोटा ऊ रहे बड़ा ऊ रहे, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, हमेशा ही ये या में बदल रहे थे। छोटी ई और बड़ी ई या में बदल रहे थे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हमेशा वा में बदल रहे थे। अब यहां पर इनके साथ कोई ना कोई अर्ध अक्षर भी मिल रहा था हमें देखने को, मैंने मान लिया वो अक्षर है आधा ता, ठीक है, उसके साथ लगा दिया। अब इनके साथ यहां पर भी फर्क पड़ रहा था कि प्लस के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, और जो भी स्वर आ रहा था उसकी मात्रा हमारे या तो या पर या फिर वा पर जा रही थी। मान लीजिए यहां पर छोटी ई और बड़ी ई के साथ मैंने छोटे ऊ का प्रयोग किया, तो यहां पर ये छोटे ऊ की मात्रा, छोटी ई और बड़ी ई ये तो बदल गए या में, और ये जो ऊ की मात्रा है वो यहां पर या के साथ आ गई। अगर कहीं छोटा आ होता तो ये सिर्फ या ही रह जाता, फिर ये छोटा ऊ की मात्रा नहीं आती। अब क्योंकि यहां पर मैंने कहा कि मैंने छोटा ऊ अगर यूज किया होता तो छोटा ऊ की मात्रा आ जाती, अब आ है तो या की मात्रा आ जाएगी। मान लीजिए मैंने इस वाले में हमने क्या किया, मैंने बड़ी ई का यूज किया, इस वाले में मैंने बड़ी ई का प्रयोग किया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ बड़ी ई। देखिए समान तो नहीं हो रहे ना, समान हो रहे होते तो दीर्घ संधि हो जाती, असमान ही है, तो यहां पर वा पर आ जाएगी बड़ी ई की मात्रा। यही हो रहा था अभी तक हम जो देखते आए हैं, ये चल रहा था। यानी यण संधि में जो फर्क आ रहा था वो प्लस के दाईं तरफ जो स्वर हैं उनके आधार पर मात्रा चढ़ रही थी। सेम कंडीशन होगी अयादी संधि में भी। अयादी संधि में क्या हम याद रखेंगे, ध्यान दीजिए, अयादी संधि की अगर हम बात करें तो अयादी संधि में मैंने माना कि यहां पर ए है जो कि बदलता है अय में, अयादी संधि में यही होता है ना, और अय है जो कि बदलता है आय में। इन दोनों से समझ लीजिए, ओ आओ को नहीं लेते, इनसे ही समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूं। अब मैंने ए के साथ किसी भी स्वर को ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं ए के साथ ए ही ले लूं, समझिएगा, ए के साथ ए ही ले लूं तो इस ए की मात्रा कहां जाएगी, या पर जाएगी, आय बन जाएगा। अगर मैं ए के साथ आय को ले लूं तो ये मात्रा भी इस पर ही जाएगी और दो मात्राएं हो जाएंगी, आय बन जाएगा। अगर मैं आय के साथ बड़ा आ ले लूं तो ये आय तो बदला आय में, और ये बड़े आ की मात्रा या पर जाएगी, आया बन जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे हम यण संधि में कर रहे थे कि प्लस के बाद जो भी हमारा स्वर होता था उसकी मात्रा का फर्क हमें देखने को मिल रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि छोटी ई और बड़ी ई के साथ यदि मैं छोटा ऊ रखता, चलिए मैं इसको दोबारा से सही कर देता हूं, दोबारा से वही बना देता हूं। यदि मैं छोटा ऊ रखता, अभी छोटा आ था तो ये या रह गया था, अगर मैं छोटा ऊ रखता तो यहां पर मात्रा छोटे ऊ की आ जाती, ये मैं बता रहा था। तो अगर मैं छोटा ऊ रखता तो छोटे ऊ की मात्रा, यदि मैं आ रखता, जैसे दोबारा से फिर मैं वही कर दूं तो फिर मुझे ये मात्रा हटानी पड़ेगी, फिर ये सिर्फ इतना बचेगा, आधा ता और या पर आ की मात्रा है, या पर आ की मात्रा है, बड़ा आ अगर मैं कर दूंगा तो ये मुझे बड़ा आ की मात्रा करनी पड़ेगी। तो ये फर्क हमारा यण संधि में भी आ रहा था, यानी प्लस के बाद जो भी स्वर था उसके अनुसार मात्रा देखने को मिल रही थी, और ये फर्क हमारा अयादी संधि में भी आएगा। तो अब हम चलते हैं अयादी संधि पर, एक बार फिर से पहुंचकर उस पर चर्चा कर लेते हैं। अयादी संधि की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि यदि ए आय ओ औ सबसे अलग अलग बनता है, ए से बनता है आय, आय से बनता है आय, ओ से बनता है आओ, और आओ से बनता है आओ, इनका मेल किसी भी स्वर से हो जाए, यानी स्वयं से भी हो जाए तो भी यही होगा। अब स्वयं से होगा तो मात्रा ही तो बदलनी है। अगर ए का, मैंने अभी बताया आपको, ए का मेल हमने अगर ए से किया, आय से किया, तो यहाँ पर ही तो दो मात्रा आई। ए से करते तो यहाँ पर एक मात्रा आती, आय से किया तो यहाँ पर दो मात्राएं आ गई। ओ से करते, मान लीजिए यहाँ पर हम अगर हम ओ से योग कर देते तो क्या होता, तो एक डंडा और एक मात्रा आ जाती, एक डंडा
और एक मात्रा आ जाती। अव से कर देते अगर तो एक डंडा और दो मात्रा हो जाती। समझ में आया आपको? ये अयादी संधि। अयादी संधि के चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें, अयादी संधि में क्या होता है, ए आय ओ औ कोई भी हो, इनका किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए, किसी भी स्वर से, भिन्न स्वर की भी जरूरत नहीं, किसी भी स्वर से हो जाए तो हमारा अय आय औ आओ बन जाता है। समझ में आ गया? वो चीज जो भी बताई। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, ने धन अन तो नयन हो गया। अब कैसे हुआ देखिए, ना पर क्या है, इसको तोड़कर देखते हैं जरा। जो ये ने लिखा हुआ है इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ना, हलंत के साथ निकाल देंगे बाहर और इसका हम ए निकाल देंगे। ना हलंत पे रख दिया और प्लस करके ए कर दिया, उसकी मात्रा बाहर निकाल दी। धन अन, ठीक है। अब देखिए नियम लगाइए। अयादी संधि का नियम कहता है कि यदि ए के साथ कोई भी स्वर आ जाए, स्वर आ रहा है आ, तो ए का परिवर्तन हो जाता है अय में। ठीक है, ए का परिवर्तन अय में हमने कर दिया। अब ए तो अय में बदल गया, आ की मात्रा यहाँ पे आएगी तो या ही रहेगा, क्योंकि अगर बड़ा आ होता, आन होता, अगर आन होता तो फिर हम इसको अया कर देते। अब चूंकि आन नहीं है, अन है, तो ये अय रह जाएगा और ये अन ही है। ठीक है, तो ये हमारा ए और आ का मेल होने से अय बना। बाद में सिर्फ ना बच रहा है, क्योंकि ये जो छोटा आ है ये तो इसके साथ मेल हो गया, बाद का सिर्फ जो ये ना बचा उसको हमने बाद में प्लस ना करके लिख दिया और यहां पर हलंत वाला ना लिख दिया साथ। अब देखिए नयन कैसे बनेगा, इस हलंत वाले ना का छोटे आ से जब योग होगा तो ये इसकी मात्रा ग्रहण करके पूरा ना हो जाएगा और बाद में या अकेला बचा है, ये या और बाद का ना, तो ये हो गया नयन। समझ में आया? अब देखिए गए धन अन, तो ये हो रहा है गायन। कैसे होगा इसको भी समझते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, गा पर जो अय की मात्रा है, गा को हमने हलंत में ले लिया और अय की मात्रा बाहर ले ली। अब अन में हमने क्या किया, अन में हमने आ को अलग कर लिया स्वर को और ना को अलग कर लिया, जैसे यहां किया था। अन एक साथ लिख दिया, मैंने आ और ना अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से मैंने इनको तोड़ा। इन दोनों से क्या होगी, अयादी संधि हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ए के साथ अगर कोई भी स्वर आता है तो अय में बदलता है, अय के साथ कोई भी स्वर आता है तो वह आय में बदलता है। तो भाई इन दोनों के मेल से तो आय बन जाएगा, उसके बाद प्लस में ना है और इसके पहले प्लस में हलंत वाला गा है। अब इस हलंत वाले गा का योग बड़े आ से होगा। इस हलंत वाले गा का योग जब बड़े आ से होगा तो बड़े आ की मात्रा गा पर आएगी, ये हो जाएगा बड़ा गा। बाद में जो या है वो या रहेगा और जो ना है वो ना रहेगा, तो ये बन जाएगा गायन। समझ में आ गया कैसे गायन बना? एक एक चीज को तोड़कर मैंने आपको बता दिया। यही तरीका है, जैसे गोधन ईश है तो ये गवीश हो जाएगा। कैसे? ये गा पर ओ की मात्रा है, गा पर ओ की मात्रा है, गा हलंत धन ओ कर सकते हैं इसको। ये ओ की मात्रा और इसका ई से मेल होगा, ओ का जब ई से मेल होगा, बड़ी ई से, तो ये भी हमारा अयादी संधि बनेगा। और ओ को हम जानते हैं जब भी ओ काहे में बदलता है, अव में बदल जाता है, अव में। और बड़ी ई है तो अवी हो जाएगा, क्योंकि इस पर ई की मात्रा भी आ जाएगी। अभी हमने बताया था पीछे आपको, हमने आपको अभी बताया था कि अयादी संधि में जो दूसरा वाला जो स्वर होता है उसकी मात्रा पहुंच जाती है। तो यहां पर भी जो दूसरा वाला स्वर हो रहा है ईश में, जो बड़ी ई है, इसकी मात्रा वा पर पहुंचेगी तो बड़ी वी हो जाएगी और बाद का सा ज्यों का त्यों। गा हमारा हलंत में है और गा का योग जब अविश्य होगा तो इस आ की मात्रा गा पर चली जाएगी और ये हो जाएगा गवीश। कैसे भी तोड़कर बना सकते हैं, आपको सब कुछ निकल कर ही आएगा सीधा सीधा। ऐसे ही 9 धन 1 तो हो जाएगा नाविक। अब आप लोगों को छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको करके बताना है अयादी संधि का। आपको बताना है पवन और पावन का आपको संधि विच्छेद बताना है कमेंट बॉक्स में। संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए ये आप बता दीजिएगा, पवन और पावन का संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स। तो ये हमारी रही स्वर संधि, कंप्लीट हो गई। स्वर संधि में हमने जाना कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है तभी स्वर संधि होती है। व्यंजन का कोई भी रोल नहीं, विसर्ग का कोई भी रोल नहीं स्वर संधि के अंतर्गत। स्वर संधि के 5 भेद हमने पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा जब
छोटे आ से लेकर री तक का कोई भी स्वर हो, यदि उसका सवर्णी एक दूसरे के साथ मेल होता है, जुड़वा का जुड़वा से मेल होता है, तो हमेशा दीर्घ स्वर निकल कर आता है। ये दीर्घ संधि थी। उसके बाद हमने जो गुण संधि पढ़ी उसमें देखा कि छोटे आ और बड़े आ का मेल, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री किसी से भी होता है तो अलग अलग प्रकार से ए, ओ और अर बनता है। ये भी हमने पढ़ा। वृद्धि संधि में हमने पढ़ा छोटा आ और बड़े आ का मेल यदि ए आय से होता है तो अय, ओ औ से होता है तो औ बन जाता है। उसके बाद यण संधि में हमने पढ़ा छोटी ई और बड़ी ई का किसी भी असमान स्वर से मेल होता है तो या हो जाता है उसका, ई का या, और छोटे ऊ का और बड़े ऊ का किसी भी असमान स्वर से मेल होता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ वा में बदल जाते हैं। ऐसे ही री का रा हो जाता है। ये यण संधि थी। अयादि संधि में हमने देखा ए अगर है, ए का मेल किसी भी स्वर से होता है तो ये आय में बदल जाता है। आय का मेल किसी भी स्वर से होता है ये आय में बदल जाता है। ओ का मेल किसी भी स्वर से होता है ये औ में बदल जाता है, और औ का मेल किसी भी स्वर से होता है ये आव में बदल जाता है। तो ये सभी थी अयादि संधि तक हमने आपको समझा दिया। अब हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि का जो नियम है वो यह कहता है कि व्यंजन का कम से कम पहले पद में व्यंजन होना आवश्यक है। पहले पद के अंत में व्यंजन का मेल किसी से भी हो जाए, चाहे स्वर से हो जाए चाहे व्यंजन से हो जाए, स्वर से या व्यंजन से भी हो जाए, यानी कि व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन किसी से भी हो जाए, हमेशा व्यंजन संधि होती है। देखिए परिभाषा देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और इस प्रकार से इसको दर्शाया जा सकता है कि व्यंजन, देखिए दोनों जगह व्यंजन है, व्यंजन का चाहे व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का किसी स्वर से भी मेल हो तो भी व्यंजन संधि होगी, और दोनों प्रकार से ही व्यंजन संधि होगी। ये व्यंजन संधि है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कुछ उदाहरण हम पढ़ लेंगे ताकि अगर व्यंजन संधि से पूछा जाता है तो वो ये देखने के लिए पूछा जाता है कि आपने स्वर संधि को अच्छे से पढ़ा है या नहीं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब हमने स्वर संधि से कुछ पढ़ा है और उससे कुछ आएगा तो बनेगा, लेकिन उसके बाहर से कुछ आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो व्यंजन संधि का ही तो उदाहरण हो सकता है या विसर्ग का, स्वर का तो होगा नहीं। तो इसलिए हम कुछ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कुछ शब्द आप रट लीजिएगा सीधे सीधे, जैसे दिगंबर है, दिग्गज है, दिग्दर्शन है, वागीश है, सडानन है, सच्चिदानंद है, जगदीश है, जगत गुरु है, भगवत भक्ति है, तद्वत है, उद्घाटन है और सुबंत है। अब ये बन कैसे रहे हैं, ये देखिए दिक धन अंबर, दिक धन गज। अब आप देखिए यहां पर का पर हलंत है, तो इनको पहचानने का जो व्यंजन संधि है, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है। व्यंजन संधि को आप कैसे पहचान सकते हैं और व्यंजन संधि का पता कैसे चलेगा कि यहां पर अगर इस रूप में दिया है, ये जो विच्छेद रूप है यानी प्लस के इस तरफ एक शब्द और प्लस के इस तरफ एक शब्द, यानी कि प्लस के बाईं ओर प्लस के दाईं ओर, यदि इस रूप में दिया होता है तो हम इसको विच्छेद रूप कहते हैं। यदि प्रश्न विच्छेद रूप में है, सीधा सीधा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ये जो दिग अंबर लिखा हुआ है, आप देखिए जैसे यहां पर साफ कर देते हैं, ये लिखा हुआ है, मान लीजिए प्रश्न में सिर्फ इतना आ जाए दिक धन अंबर में कौन सी संधि है, तो बिल्कुल सरल है पता लगाना। कैसे? आपने देखा पहले शब्द के अंत में हलंत है और मैंने आपको पढ़ाया है कि स्वर संधि में हमेशा स्वर का स्वर से मेल होता है, और जहां पर स्वर की मात्रा चढ़ी हो किसी भी वर्ण पर, वहां हलंत की आवश्यकता क्या है, वो तो पूरा है अपने रूप में, उस पर तो मात्रा चढ़ी हुई है। और यहां पर हलंत का मतलब है आधा का, यानी इस पर कोई मात्रा ही नहीं है, ये सिर्फ एक व्यंजन है। व्यंजनों को पूरा लिखा जाता ही है स्वर की सहायता से। यदि हमें पूरा का लिखना है, इसका मतलब है का पर छोटे आ की मात्रा का होना। किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए स्वर की सहायता लगती है, स्वर की मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो यदि ये पूरा का लिखा है यानी इस पर छोटे आ की मात्रा है, यदि ये बड़ा का लिखा है तो यानी इस पर बड़े आ की मात्रा है। लेकिन यदि ये आधा का लिखा है या ये का पर हलंत लगा हुआ है, यानी कि इस पर किसी भी स्वर की मात्रा नहीं है, ना इस पर और ना ही इस पर, दोनों पर कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है। तो इसलिए हम यहां से अगर प्रश्न इस हिसाब से पूछा जाए कि दिक धन अंबर में कौन सी संधि है, पता लगाना बहुत आसान है। हमने देखा कि का पर हलंत है और हम पहचान जाएंगे कि व्यंजन संधि का नियम कहता है कि पहले शब्द के अंत में व्यंजन का होना अनिवार्य है। तो हम पहले शब्द के अंत में व्यंजन को देखकर पता लगा लेंगे। दिक में भी देखिए, यहाँ पर दिक धन गज में भी पहले शब्द के अंत में व्यंजन है, यहाँ पर भी हर जगह आपको
हलंत जरूर पहले शब्द के अंत में मिल जाएगा। देखिए जगत में भी जगत, भगवत, तत्, उत, सुप, सब जगह आपको पहले शब्द के अंत में हलंत मिल रहा है और यही हमें व्यंजन संधि को पता लगाने का बेहतरीन तरीका है। तो ये तो हो गई विच्छेद रूप की बात कि अगर विच्छेद रूप में हमसे पूछा जाए, इस तरफ के जो शब्द विच्छेद वाले हैं वो अगर देकर पूछा जाए और पूछे कि कौन सी संधि है, तो हम बहुत आसानी से पता लगा लेंगे। अब मान लीजिए सिर्फ आपको यहां पर ये छुपा दिया जाए या सिर्फ ये पूछा जाए, सीधा सीधा लिखकर ये बोला जाए कि बताओ दिगंबर में कौन सी संधि है, ये चीज दी ही ना जाए, ये सिर्फ प्रश्न ऐसा बन जाए कि दिगंबर में कौन सी संधि है, अब कैसे पता लगाओगे? तो हमने स्वर संधि पढ़ी थी, याद करो। देखो ना तो किसी शब्द के बीच में हमें बड़े आ की मात्रा मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब दीर्घ संधि होती है तो या तो बड़ा आ बनता है प्लस के जो मेल होता है उसके बाद बड़ा आ बनता है, या बड़ी ई बनती है या बड़ा ऊ बनता है ना। तो क्या कहीं पर बड़े आ की मात्रा है? नहीं है। क्या कहीं पर बड़ी ई की मात्रा है? नहीं है। क्या कहीं पर बड़े ऊ की मात्रा है? कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, तो दीर्घ संधि नहीं होगी। एक मात्र सो गुण कहें, अगर कहीं एक मात्रा है तो गुण संधि होगी, एक मात्रा नहीं है तो गुण संधि भी नहीं है। दो मात्रा होती तो हमारी वृद्धि संधि हो जाती, तो वृद्धि संधि भी नहीं है। यण संधि हो सकती है, क्योंकि अर्धाक्षर के बाद या वा या फिर राहु, अर्धाक्षर के बाद या वा राहु। अर्धाक्षर क्या है? यहां पर आधा मा दिया है, उसके बाद वा बकरी है, वा वकील नहीं है। फर्क जानते होंगे, ये बकरी वाले में और वकील वाले में आप फर्क जानते होंगे। तो यण संधि में वकील वाला आता है, ये बकरी वाला नहीं आता, यहां बकरी वाला है, तो यण संधि भी नहीं होगी। और कहीं पर भी आय, आय, आओ, आओ, कहीं पर भी सेंस नहीं आ रहा। दिगंबर को बोलकर देख लीजिए तो अयादि भी नहीं होगी। तो सीधी सी बात है कि अगर हमसे सीधा शब्द देकर पूछेगा तो हम इसको व्यंजन संधि के आधार पर बोल सकते। ऐसे ही दिक धन गज हो जाएगा, दिग्गज, दिक धन दर्शन दिग्दर्शन, वाक धन ईश वागीश, सठ धन आनंद सडानंद, सच्चित धन आनंद सच्चिदानंद, जगत धन ईश जगदीश, जगत धन गुरु जगत गुरु, भगवत धन भक्ति भगवत भक्ति, और तत् धन वत तद्वत, उद धन घाटन तो उद्घाटन हो जाएगा, और सुप धन अंत तो सुबंत हो जाएगा। और हम जहां तक देखते हैं कि ज्यादातर यही हमारे पेपर में यही प्रश्न ज्यादातर रिपीट होते हैं, तो इनको आप सभी लोग नोट कर लें। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम विसर्ग संधि पर। अगर हम विसर्ग संधि की बात करें, जल्दी से विसर्ग संधि भी समझ लेते हैं। तो विसर्ग संधि का नियम कहता है कि पहले शब्द के अंत में, जैसे व्यंजन संधि में पहले शब्द के अंत में व्यंजन का होना अनिवार्य है, ऐसे ही विसर्ग संधि में पहले शब्द के अंत में विसर्ग का लगा होना अनिवार्य है। उसके बाद प्लस के बाद चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन कुछ भी आ जाए, ये व्यंजन आपका विसर्ग संधि बन जाता है। विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, विसर्ग संधि हो जाती है। तो यही है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और अर्थात यहां पर देखिए ये जो सूत्र है ये लगा हुआ है विसर्ग। विसर्ग होता है दो बिंदी लगाकर विसर्ग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं मनः धन हर लिख दूं तो ये हो जाएगा मनोहर। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहां पर पहले शब्द के अंत में विसर्ग दिया हुआ है, ये विसर्ग का चिन्ह होता है, और बाद में हर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा मनोहर। तो वही ये कह रहा है विसर्ग संधि की विसर्ग संधि के पहले शब्द के अंत में विसर्ग बस हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, विसर्ग संधि हो जाती है। आगे हम इसके कुछ उदाहरण देख लें। तो देखिए जैसे अधागति, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई विसर्ग संधि है? तो देखिए पहले शब्द के अंत में हम विसर्ग देख लेंगे और हम पहचान जाएंगे। तो ये हो जाएगी अधोगति, ये हो जाएगा अधोवस्त्र, ये हो जाएगा पयोधर, ये हो जाएगा सरोवर, और ये हो जाएगा मनोरथ। तो अधाधन गति अधोगति, अधाधन वस्त्र अधोवस्त्र, पयाधन धर पयोधर, सराधन वर सरोवर, मनाधन रथ मनोरथ हो जाएगा। यशाधन गान तो यशोगान हो जाएगा। वयाधन वृद्ध हो जाएगा वयोवृद्ध। मनाधन हर अभी बताया मनोहर हो जाएगा। तपाधन वन तपोवन हो जाएगा। और मनाधन रंजन मनोरंजन हो जाएगा। तो ये शब्द आप रट लें, रटने में कुछ नहीं जाएगा, और ना भी रटेंगे तो आपको यहां से तो समझ में आ ही जाएगा पहले शब्द के अंत में। अगर ये विच्छेद रूप ही सीधा सीधा पूछे कि मनाधन हरा,
इतना बस लिखकर पूछ दे कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप पहचान सकते हैं कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा है, और जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग मिल जाता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। और अगर शब्द रूप में भी पूछे तो कुछ शब्द आप तैयार करके जाएं ताकि आपसे बन जाए। शब्द रूप में नहीं पूछेगा, सीधा सीधा ऐसे ही पूछेगा कि क्या आपको इतना सा भी नॉलेज है कि विसर्ग संधि होती क्या है, तो वो इसी रूप में ही आपसे पूछने वाला है। पूरे चांस इसी के हैं अगर पूछेगा तो, नहीं तो सब कुछ वैसे भी स्वसंधि से ही आएगा। कुछ और उदाहरण हम इसके आगे देख लेते हैं विसर्ग संधि के। जैसे ही नि धन जन तो निर्जन हो जाएगा, नि धन उपाय तो निरुपाय हो जाएगा, दु धन दिन तो दुर्दिन हो जाएगा, दु धन अवस्था तो दुर्वस्था हो जाएगा, अंतः धन गत तो अंतर्गत हो जाएगा, और नि धन मल निर्मल हो जाएगा, नि धन झर निर्झर हो जाएगा, दु धन भावना दुर्भावना हो जाएगा, दु धन गुण दुर्गुण हो जाएगा, दु धन व्यवस्था तो ये दुर्व्यवस्था हो जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आप, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आप इनको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, नजर डालेंगे तो वैसे भी आपको निर्मल, निर्जन, निर्झर, दुर्दिन, निरुपाय, दुर्वस्था, अंतर्गत, दुर्गुण, ये आपको अपने आप देख रहे हैं यहाँ दुर आ रहा है, यहाँ दुर आ रहा है, दुर्दिन दुर्गुण एक जैसे हैं, दुर्भावना भी एक जैसा है, तो निर्मल यहाँ पर भी निर्झर। जब आप इनको एक दो बार लिखेंगे ना, निर्जन, निर्मल, निर्झर, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि जैसे निर का सेंस आता है कहीं पर भी, निर या फिर दुर, ये वाले आपके सभी विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। आगे हम कुछ और उदाहरण देख लें तो निधन आशा निराशा, वही आया, निर आया यहाँ पर भी, निधन अर्थक निरर्थक, यहाँ पर भी निर आया, निधन अपेक्ष निरपेक्ष, यहाँ पर भी निर आया। तो देख रहे हैं ना आप, निर से बनने वाले शब्द बहुत सारे ऐसे मिल रहे हैं हमें जो विसर्ग संधि हो रही है यहाँ पर। निधन उद्देश्य निरुद्देश्य, यहाँ पर भी निर आ गया है ना। बहिधन आक्रमण बहिराक्रमण, बहिधन आगमन बहिरागमन। तो आप ये चीज देख रहे होंगे कि जो भी विसर्ग हैं ये सभी निकलकर रा का रूप ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए निधन आशा और ये हो गया निराशा, तो नी तो अपनी जगह है, यो विसर्ग है, ये रा बन गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए बहिधन आक्रमण और ये वही अपनी जगह रहा, और ये जो विसर्ग है ये निकलकर रा का रूप ले लिया। तो ये विसर्ग संधि के कुछ नियम है, हमें नियम नहीं पढ़ने, हमें सीधा सीधा चीजें हम अगर समझ लें हमारे पेपर में हमसे बन जाएगा, हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। निधन आधार, तो यहाँ पर भी विसर्ग रा का रूप लेगा तो ये निर में बदल जाएगा, और निर्धन आधार एक साथ पढ़कर देखिए निराधार अपने आप निकल आएगा। निधन उपाय, इधर भी हम विसर्ग की जगह रा ले लेते हैं, निर उपाय निरूपाय हो गया, बहुत सरल है। निधन अपराध, विसर्ग की जगह रा ले लीजिए, निर के साथ पढ़िए इसको, निर अपराध निरपराध हो गया। देखिए दुधन अभिसंधि, यहाँ पर विसर्ग की जगह रा ले लें हम, दुर अभिसंधि तो दुरभिसंधि हो गया। एक साथ पढ़कर भी देखेंगे तो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो ये थी हमारी विसर्ग संधि। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, आपने क्लास में देखा हम लगभग सब कुछ पढ़ते हुए आए हैं और एक एक चीज को हमने अच्छे से कवर किया। तो ये था आपका संधि का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने आपको स्वर संधि के अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीजें, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि खूब अच्छे से पढ़ाया है। तो एक प्रकार से ये आपका वन शॉट वीडियो था, और इस वन शॉट वीडियो में हमने पूरी की पूरी संधि को कवर कर लिया, संधि अच्छे से समझ ली। और इसके अतिरिक्त एक क्लास में आपको प्रैक्टिस क्लास भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगा संधि की, तो उसमें आपको संधि के संबंधित सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पेपर में आ चुके हैं, बनते रहे हैं, वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस भी उससे कर लेंगे। इसके अलावा आप अपनी खुद की जो किताब हो, आपके पास जो भी किताब हो हिंदी की, अगर उसमें संधि के कुछ भी प्रश्न दिए हैं, कम से कम 100 प्रश्न आप स्वयं से संधियों के सॉल्व कर लें और उसके अंतर्गत ही आपके पेपर में भी फंस जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका संधि का वीडियो। ऐसे ही वीडियो आपको हिंदी से संबंधित मिलते रहेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।